पर सभी पेरेंट्स कह रहे होते हैं ये आ रहा है, ये आ रहा है। वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं। वाइस प्रिंसिपल जॉन की जो ताकत है वो टॉप 5 एक्सपर्ट्स में आता है। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि हेड ऑफिस को भी इन्हें रिस्पेक्ट देना होगा। और जब ऐसा एक व्यक्ति खुद से किसी न किसी प्रकार का रिक्वेस्ट करेंगे तो कोई रास्ता नहीं कि वो सब मना कर पाए। लेकिन हम देखते हैं इनके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये देखकर तो उन सब महिलाओं का मानो मुंह ही फट जाता है। वो सब कहते हैं क्या रिजेक्टेड, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। वाइस प्रिंसिपल चौंकते हुए अपने मन में सोचते हैं यहाँ तक कि मेरे पर्सनल रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर दिया गया। ये बच्चा, इसके पीछे का जो ताकत है ये कुछ ऐसा नहीं है जिससे मैं उलझ सकता हूँ। इन सब चीजों को देखकर चीफ वू अपने मन में सोचते हैं क्या ऐसा हो सकता है जिस व्यक्ति के हम इंफॉर्मेशन को नहीं देख सकते थे वही इन सब से रिलेटेड हो। क्या वो व्यक्ति हमारे मैनेजमेंट एसोसिएशन में कोई बड़ा व्यक्ति है। फिर वो अपने मन में हंसते हुए सोचता है हाँ ये बच्चा, ऐसा लगता है इसका बैकग्राउंड भी इतना सिंपल नहीं है। और ये सोचना कि मैं इसे मदद करने के लिए अपना इतना एफर्ट लगाया। हम देखते हैं ये सब देखने के बाद सभी के सभी पेरेंट्स वहाँ से डर के जाने लगते हैं। एक महिला जाते हुए कहती है मैं हायर अप्स के डिसीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ और अब अगर मैं सोचूं तो मुझे लगता है इस समय पे मेरा बच्चा ही होगा जिसने गलती करा होगा। मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं उसे भविष्य में अच्छे से अनुशासित कर सकूं। उसकी बातें सुन के दूसरी महिला कहती है बिल्कुल सही कहा, हमारा फैमिली भी हमारे बच्चे को एक अच्छा लेक्चर देगा ताकि उसके वजह से मैनेजमेंट एसोसिएशन को भविष्य में कोई दिक्कत न हो। हम देखते हैं वाइस प्रिंसिपल को जो डरते हुए कहता है ओल्ड वू, आज जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलतफहमी थी। मैं तो बस वही कर रहा था जो मुझे करने को कहा गया था। कृपया इसे अपने दिल पे मत लेना। और वो टेबल पे एक बॉक्स को रखते हुए कहता है और ये रहा तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। और जब तुम स्टूडेंट चेन कुन से मिलना तो उसे मेरे तरफ से हेलो कहना। ये कहकर वो वहाँ से तेजी से निकल जाता है। उसके जाने के बाद चीफ वो उस बॉक्स को खोल कर देखता है तो बड़ा ही ज्यादा चौंक जाता है। उसमें होता है एक VIP कार्ड और एक लेवल 60 का डिफेंस आइटम एक्सचेंज कार्ड। ये देखकर वो कहता है कितना उदार। मेनलैंड के एपोक्लिसिव ऑक्शन हाउस में जाने के लिए एक ब्लैक कार्ड और उसके साथ ही एक हाई क्वालिटी के लेवल 60 का डिफेंस आइटम। फिर वो गंभीर होते हुए अपने मन में सोचता है बच्चे, तुम्हारा जो शुरुआत है वो इस देश के 90% लोगों से ज्यादा बेहतर है। तुम कभी भी उन लोगों को निराश मत होने देना जो तुम पर भरोसा करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जिनचैन स्कूल के हेड ऑफिस का सीन जहाँ पे कमिश्नर लू चेन कुन से कह रहे होते हैं मुझे माफ करना, लेकिन जब मैंने अपने जिनचैन कॉलेज के पूरे इन्फ्लुएंस और पैसे का इस्तेमाल किया तब भी मैं तुम्हारे लिस्ट के मात्र 1/3 मटेरियल को ही इकट्ठा कर पाया। उसके बाद ली तियान कहता है चेन कुन, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा लक्ष्य कुछ ज्यादा ही बड़ा है। हमारे सिटी में जितने भी स्कूल हैं अगर हम उन सभी के रिसोर्सेज को भी एक साथ जोड़ दें फिर भी मुझे नहीं लगता तुम्हारी लिस्ट का पूरा सामान इकट्ठा हो पाएगा। ली तियान की बातें सुन के मानो चेन कुन के दिमाग में कोई शैतानी आइडिया आता है। वो कहता है क्या सिटी के सारे स्कूल के रिसोर्सेज को जोड़ देना। फिर वो झुकते हुए कहता है डायरेक्टर ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे याद दिलाने के लिए। मुझे अभी अभी एहसास हुआ है कि कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो मुझे करना है, इसलिए मैं पहले अपनी छुट्टी लूंगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। उसे इस तरीके से जाते हुए देखकर ली तियान उसे पीछे से रोकते हुए कहता है बच्चे 1 मिनट रुको, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अभी अभी तुम्हारे दिमाग में कोई खुरापाती आइडिया आया है। लेकिन कमिश्नर लू उसके कंधे पे हाथ रख के उसे रोक देते हैं और चैन कुन से कहते हैं स्टूडेंट चैंग, अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो उसे अमल करो। जब तक तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाते हो तब तक जिनचैन कॉलेज तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेगा। लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते तुम इन मटेरियल्स को क्यों इकट्ठा कर रहे हो? क्या तुम इससे कोई इक्विपमेंट बनाना चाहते हो? उनकी बातें सुन के चैन कुन रुकते हुए उन्हें कहता है मैं इससे एक इक्विपमेंट बनाने की सोच रहा हूँ जो इस एरा के सभी वेपन को सरपास कर देगा। उसके बाद हम देखते हैं फेंगुआ कॉलेज के मीटिंग रूम को जहाँ पे सभी टीचर बहुत ही ज्यादा गंभीर होते हैं। उनका प्रिंसिपल एक नोटिस बुक को उठाकर कहता है एजुकेशन कमीशन से नोटिस आ चुका है, मैं इसे सभी को पढ़कर सुनाता हूँ। उसके बाद वो पढ़ते हुए कहते हैं म्युनिसिपल एजुकेशन कमीशन ने ये डिसाइड किया है कि फेंगुआ कॉलेज के सभी रिसोर्सेज को घटा दिया जाएगा और साथ में उसने जितना भी प्रतिष्ठा कमाया है उसे 3 साल के लिए हटा दिया जाएगा। हमें बताया जाता है इनका नाम कैंग यांग है और ये लेवल 49 के एक स्टेज 2 के अवेकनर हैं। उसके बाद वो उस नोटिस को आगे पढ़ते हुए कहते हैं स्टूडेंट ली डायो को चीटिंग करने के लिए तुरंत ही स्कूल से निकाल दिया जाएगा और साथ में ही 5 साल के लिए वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हिस्सा नहीं ले पाएगा। और वो सभी टीचर जो सब इस मामले में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे उन सभी को भी तुरंत ही डिसमिस कर दिया जाएगा और दोबारा कभी भी स्कूल में उनकी भर्ती नहीं ली जाएगी। और वैंग तियानफैंग जो कि इस मामले का जड़ था वो पहले से ही इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है डिसिप्लिन कम्युनिटी द्वारा। ये सभी बातें सुन के सभी टीचर बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं। उनमें से एक टीचर अपने माथे पे हाथ रखते हुए कहता है ये खत्म हो चुका है, इस प्रकार का पनिशमेंट ये तो सीधे सीधे हमारे फेंगुआ कॉलेज के फाउंडेशन को हिला के रख देगा। उसकी बातें सुन के उसके बगल का टीचर कहता है बिल्कुल सही कहा, और जबकि हमारे स्कूल के सभी टॉप स्टूडेंट को पहले ही निकाल दिया गया है तो इस साल का जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा इसका रिजल्ट तो मानो हमारे स्कूल के लिए पहले से ही तय है। उसी पे एक टीचर कहता है बस इतना ही नहीं, कुछ पावरफुल बैकग्राउंड वाले पेरेंट्स तो पहले से ही अपने बच्चे को हमारे स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करना शुरू कर दिए। उन सभी की बातें सुनकर प्रिंसिपल आहें भरते हुए कहते हैं सभी लोग तैयार हो जाओ, हम सभी एक बहुत बुरा समय फेस करने जा रहे हैं। मैं चिंतित हूँ, 7 या 8 साल भी बहुत कम होंगे हमारे स्कूल को इन सब से रिकवर होने में। इन सभी के मीटिंग के बीच में ही एक गार्ड घबराए हुए दरवाजा खोलकर आता है और कहता है मुझे माफ करिएगा आप सबको ऐसे डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन कुछ बहुत बड़ा हुआ है। वो स्टूडेंट चैन कुन वो यहाँ आप सबसे मिलने आया है।
उसकी बातें सुन के सभी टीचर्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो सभी अपने चेयर पे से खड़ा हो जाते हैं। एक टीचर गुस्से में टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है, क्या तुम वही बच्चे की बात कर रहे हो जो जिनचन कॉलेज से है? उनका सवाल सुन के वो गार्ड अपने सिर को हिलाता है। एक टीचर गाली देते हुए कहता है, पहले से ही क्या इतना पनिशमेंट हमारे लिए काफी नहीं था? आखिरकार ये इस मामले को जाने क्यों नहीं दे रहा? एक टीचर बड़ी ही ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है, प्रिंसिपल कैंप, चलिए चलकर उस बच्चे से मिलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार वो बच्चा आज यहाँ किस मकसद से आया है। उसी समय हम देखते हैं चैन कुनमो को, जो कि इनके स्कूल के सामने खड़ा होता है। इसे देखकर कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं, क्या ये चैन कुनमो नहीं है, वही मिस्टीरियस सा वेग्रेंट जिसने हमारे स्कूल को हराया? कुछ लड़कियां कह रही होती है, वाओ, चैन कुनमो पास से दिखने में तो और भी ज्यादा अच्छा है, इतने ज्यादा ताकत और इतने गुड लुक के साथ, ये तो बिल्कुल ही परफेक्ट आइडल है। काश मैं भी ट्रांसफर होकर जिनचन कॉलेज में जा पाती। उसकी बातों से उसके सहेली भी सहमत होती है। उसी समय हम देखते हैं प्रिंसिपल को, जो कि अपने सभी टीचरों के साथ वहाँ आ चुके होते हैं। वो आते ही कहते हैं, मेरा नाम कैंग यांग है और मैं फेंगवा कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, और जहाँ तक हम जानते हैं तुम चैन कुनमो हो। जिस पे चैन कुनमो भी अपने सर को हिला के हाँ में जवाब देता है। जिस पे प्रिंसिपल कहते हैं, तो क्या आज तुम हमारे स्कूल हमारा मजाक उड़ाने के लिए आए हो? उनकी ऐसी बातें सुन के चैन कुनमो हंसते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं इतना नीच गिरा हुआ आदमी नहीं हूँ। आज मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं सीक्रेट इलम के कंपटीशन को स्टार्ट कर सकूँ। उसकी बातें सुन के प्रिंसिपल और सभी के सभी टीचर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। कुछ टीचर को तो उस पे बड़ा ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रहे होते हैं, किस प्रकार का मजाक है ये? एक मामूली सा स्टूडेंट सीक्रेट इलम के कंपटीशन को स्टार्ट करना चाहता है। उन सबको इतना ज्यादा चौंकते हुए देखकर एक स्टूडेंट पूछता है, आखिरकार क्या है ये सीक्रेट इलम का कंपटीशन, जिसके वजह से प्रिंसिपल भी इतना चौंक गए? उसका ये सवाल सुनकर एक व्यक्ति उसे समझाते हुए कहता है, आखिरकार तुम कैसे नहीं जानते इसके बारे में? ये सीक्रेट रिलम कंपटीशन जो है, ये सीक्रेट रिलम के ओनरशिप राइट को लेके है। अब जैसे कि एक स्कूल के पास जितना भी सीक्रेट रिलम होगा, उसका ओनरशिप राइट भी उस स्कूल के पास ही होगा। लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति बिना स्कूल के परमिशन के उस सीक्रेट रिलम को कंप्लीट करना चाहेगा, तो उसे कंप्लीट करने से भी कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने उस सीक्रेट रिलम के सबसे बेस्ट रिकॉर्ड को तोड़ दिया, तो उस सीक्रेट रिलम का जो ओनरशिप राइट है वो उस व्यक्ति को मिल जाएगा। इसी कार्य द्वारा किसी और के सीक्रेट रिलम को लेने को हम कहते हैं सीक्रेट रिलम कंपटीशन। उसी समय एक टीचर चैन कुनमो पे गुस्सा करते हुए कहता है, एक लेवल 17 का स्टूडेंट लेवल 10 से 20 के नॉर्मल डिफिकल्टी के सीक्रेट इलम में फाइट करना चाहता है। तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो। उसी के बगल का एक टीचर भी चैन कुनमो को चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुझे अपना जगह पता है तो उल्टे पैर निकल ले यहाँ से, क्योंकि तेरा यहाँ स्वागत नहीं होने वाला। उसकी बातें सुन के चैन कुनमो मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मेरा यहाँ स्वागत नहीं होने वाला? अब ये मत कहना कि तुम सब मुझसे डर चुके हो। अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरे से एक शर्त लगाना चाहोगे? उसकी बातों से गुस्सा होकर एक टीचर उसे कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन प्रिंसिपल उसे बीच में ही रोक देते हैं और वो चैन कुनमो से कहते हैं, ऐसा लगता है आजकल के युवा लोगों में बिल्कुल भी डर नहीं रहा। चलो मैं सुनना चाहूंगा तुम्हारे इस शर्त के बारे में। उनके बातों को सुनकर चैन कुनमो उन्हें एक लिस्ट को थमाते हुए कहता है, इस लिस्ट में 20 अलग अलग मटेरियल्स लिखे हैं। अगर आज मैं आपके सीक्रेट इलम को कब्जा कर लेता हूँ, तो आपको इस लिस्ट में से कम 5 मटेरियल तो मुझे देने ही होंगे। उसकी बातों को सुनकर प्रिंसिपल उस लिस्ट को देखते हुए अपने मन में सोचते हैं, आखिरकार ये बच्चा इतने कीमती मटेरियल से क्या करने की सोच रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक स्किल्ड क्राफ्ट्समैन भी हो? उस लिस्ट को पढ़ने के बाद प्रिंसिपल उसके तरफ देखते हुए उससे पूछते हैं, और क्या होगा अगर तुम हार जाओगे तो? फिर तुम क्या करोगे? जिस पे चैन कुनमो हंसते हुए कहता है, अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं आपके किसी भी शर्त पे राजी हो जाऊंगा। उसके बातों को सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं, बहुत अच्छा, फिर तो मैं भी इस शर्त से सहमत हूँ, और उसे रास्ता दिखाते हुए कहते हैं, स्टूडेंट चैन कुनमो कृपया इधर से प्रस्थान करिए। उसके बाद हम देखते हैं फेंगवा कॉलेज के सीक्रेट इलम के एंट्रेंस का सीन, जहाँ पे सभी टीचर, प्रिंसिपल और चैन कुनमो आ चुके होते हैं। प्रिंसिपल चैन कुनमो को एक कंप्यूटर के पास ले जाते हैं और उसे सीक्रेट इलम के ऑप्शंस को दिखाते हुए कहते हैं, हमारे स्कूल के पास टोटल 4 प्राइमरी सीक्रेट इलम है। अगर तुम इनमें से किसी एक को भी लगातार 3 अटेम्प्ट में क्लियर कर देते हो, वो भी इसके सबसे बेस्ट रिकॉर्ड को तोड़कर, तो तुम्हारी जीत मानी जाएगी। बर्दरमो उन सभी सीक्रेट इलम को देखना शुरू कर देता है, जिसमें से फर्स्ट होता है डेड माइंस। इसका इजी डिफिकल्टी लेवल 1 से 10 तक है और नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल 10 से 20 तक। इसे क्लियर करने का सबसे फास्टेस्ट टाइम 2 आवर 43 मिनट और 21 सेकंड है, जो कि लुओ जोंग द्वारा कंप्लीट किया गया है। और सेकंड नंबर पे है वेलिंग कैवर्नर्स। इसका इजी डिफिकल्टी लेवल 1 से 10 तक है और नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल 10 से 20 तक, और इसे क्लियर करने का सबसे फास्टेस्ट टाइम है 2 आवर 58 मिनट और 56 सेकंड, जो कि ली पेपे द्वारा कंप्लीट किया गया है। और थर्ड नंबर पे आता है शैडो फैंकिप। इसका इजी डिफिकल्टी लेवल 1 से 10 तक है और नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल 10 से 20 तक, और इसका सबसे फास्टेस्ट टाइम 3 आवर 21 मिनट और 44 सेकंड है, और ये भी ली पेपे द्वारा कंप्लीट किया गया है। और फोर्थ नंबर पे आता है ब्लैक फैंटम डीप्स। इसका इजी डिफिकल्टी लेवल 1 से 10 तक है और नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल 10 से 20 तक। इसका सबसे फास्टेस्ट टाइम क्लियर करने का 4 आवर 2 मिनट और 19 सेकंड है, जो कि लुओ योंग द्वारा कंप्लीट किया गया है।
उसी समय पीछे से एक टीचर पूछता है, क्या लगता है तुम्हें चैन कुन वो कौन से सीक्रेट एलम को चैलेंज करेगा? जिस पे ये बड़े दाढ़ी वाला टीचर कहता है, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि वो चारों में से सबसे आसान डेड मैंस वाले सीक्रेट एलम को चैलेंज करेगा। आखिरकार उसकी डिफिकल्टी चारों में से सबसे ज्यादा कम है। उसके बातों को सुनकर एक टीचर जोर से ठहाका मारते हुए कहता है, लेकिन अगर उसने सबसे आसान को भी चुना फिर भी कोई रास्ता नहीं है कि वो 2 आवर्स 43 मिनट और 21 सेकंड में इसे क्लियर कर सके। आखिरकार उस साल टीचर योंग जानबूझकर खुद को लेवल 20 पे रखे थे और लगातार 2 मंथ तक उस सीक्रेट एलम को चैलेंज करते रहे, तब जाकर इतना खतरनाक सा रिकॉर्ड बन पाया। लेकिन उन सबको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि चैन कुन कहता है, मैंने अपना फैसला कर लिया, मैं ब्लैक फैंटम डीप को चुनूंगा। उसका ये चुनाव देख के सभी शिक्षकों का तो मानो हवा ही निकल जाता है। उनमें से एक शिक्षक कहते हैं, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुमने इतने आसान ऑप्शंस में से सबसे मुश्किल का चुनाव करा। प्रिंसिपल भी उसे समझाते हुए कहते हैं, युवा व्यक्ति, मैं अपने फेंगवा कॉलेज के बारे में कोई भी ऐसा कंप्लेंट्स नहीं सुनना चाहता हूँ कि हम तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। ये ब्लैक फैंटम डीप जो है वो बहुत ही ज्यादा उलझावों से भरा पड़ा है। अगर तुम इसके रिकॉर्ड को तोड़ने के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हारे इस लेवल से इसे पूरा करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। उनके बातों को सुनकर चैन कुन हंसते हुए कहता है, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ अपने सक्सेस को लेके। ये कहकर वो सीक्रेट एलम के लिए निकल पड़ता है। उसे इस तरीके से सबसे मुश्किल सीक्रेट एलम में जाते हुए देखकर प्रिंसिपल सबसे कहते हैं, जल्दी से एक अनाउंसमेंट करो, सभी क्लासरूम को बोलो अपने टीवी स्क्रीन को ऑन करने के लिए, और वहाँ पे चैन कुन जो सीक्रेट एलम को चैलेंज कर रहा है उसका ब्रॉडकास्ट करो। ये सुनकर सभी टीचर बड़े ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनका चेहरा तो मानो तुरंत ही खिलखिला उठता है। उसमें से एक टीचर कहता है, प्रिंसिपल कैंग जो है वो सही में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, वो इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट के मोरल को बूस्ट करने के लिए। उस टीचर की बातें सुनकर एक टीचर कहता है, बिल्कुल सही कहा, जब हमारे स्टूडेंट्स चैन कुन को निराश होकर हारते हुए देखेंगे तब उसका रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाएगा। एक टीचर कहता है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, हमें जल्दी से इसका फायदा उठाना होगा, मैं जा रहा हूँ सभी चीजों को अरेंज करने के लिए। उसी पल हम देखते हैं बर्दरमो को, जो कि ब्लैक फैंटम डीप सीक्रेट एलम के अंदर आ चुका होता है। वो वहाँ आते ही आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है, जैसा मुझे याद है मेरे पिछले दुनिया में ब्लैक फैंटम डीप एक अननोन डंजन था और ये पानी के अंदर किसी मेज जैसे एरिया में था। इस सीक्रेट एलम का जो ढांचा है वो सही में बहुत ही ज्यादा उलझावों से भरा पड़ा है और इस सीक्रेट एलम में जो मॉन्स्टर होने वाला है वो है फिशमैन। वो इतना सोचकर आगे बढ़ ही रहा होता है, उसी समय हम देखते हैं उसके आगे कुछ फिशमैन आ चुका होता है। वो सब अपने हाथ में कोई अजीब सा वेपन लिया होता है और सभी लोग वला 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 कर रहे होते हैं। हमें बताया जाता है इसके बारे में, ये ब्लाइंड फिशमैन है और इसका लेवल 16 है। ये सभी बर्दरमो को देखते ही उस पर हमला करने को दौड़ पड़ता है। बर्दरमो भी इसे देखकर मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ये सोचकर वो उन सब पर हमला बोल देता है। हम देखते हैं इसके अटैक से उन सभी मॉन्स्टर्स का बहुत सारा एचपी कम हो रहा होता है। बर्दरमो कुछ कदम पीछे होकर तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने भाले जैसे वेपन को उनके खोपड़ी में भोंक देता है। ये देख रहे क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। उसमें से कुछ स्टूडेंट्स कहता है, भाई साहब क्या ही ताकत है यार। एक स्टूडेंट कहता है, इस साल का जो एग्जामिनेशन हुआ था वो इसी सीक्रेट एलम में हुआ था और मैं इन सभी फिशमैन द्वारा मार दिया गया था। कुछ स्टूडेंट्स कहता है, भले ही चैन कुन का लेवल इन फिशमैन से एक लेवल ज्यादा है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि इसे सभी फिशमैन को मारने में सक्षम होना चाहिए। उसी पल हम देखते हैं बर्दरमो को, जो कि दौड़कर उन्हीं सब फिशमैन की तरफ बढ़ रहा होता है। वो आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है, ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है, अगर मैं तैर कर जाऊंगा और गलती से भी उन पानी में रह रहे जीवों में से किसी को भी टच कर दूंगा तो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए उस पार पहुंचना। लेकिन सौभाग्य से मैं वैग्रेंट क्लास का हूँ तो मेरा उस पार जाना उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये सोचकर वो अपना स्किल लीप का इस्तेमाल करता है और बहुत बड़ा जंप मारकर पानी के इस पार आ जाता है। चैन कुन को ऐसे एक ही जंप में पूरे नदी को पार करते हुए देखकर सभी टीचर्स बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। उनमें से एक टीचर कहता है, आखिरकार इस चैन कुन का बैकग्राउंड क्या है? इसने बस एक नॉर्मल सा स्किल लीप का इस्तेमाल करके खुद के शरीर को इतना ज्यादा हल्का कर लिया कि ये एक ही जंप में पूरे नदी को पार कर गया। एक टीचर कहता है, जैसा मुझे याद है जब टीचर लुओ इस पॉइंट पे आए थे तो उन्हें कुछ परेशानियों से गुजरना पड़ा था इस फिशमैन के ग्रुप के कारण। प्रिंसिपल एक टीचर से पूछते हैं, आखिरकार अभी तक कितना समय बीता है? अगर मुझे सही से याद है तो टीचर लुओ योंग को 25 मिनट लगा था इस जगह तक पहुँचने में। वो टीचर अपना बड़ा ही सरा सा शकल बनाकर अपनी घड़ी को देखते हुए कहता है, अभी तो मात्र 12 मिनट ही बीते हैं। ये सुनकर प्रिंसिपल को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहते हैं, क्या? और उसी पल हम देखते हैं बर्दरमो को, जो कि एक मॉन्स्टर के एरिया में पहुंच चुका होता है। वो मॉन्स्टर सो रहा होता है लेकिन बर्दरमो के आहट के कारण वो जाग जाता है। हमें बताया जाता है इसके बारे में, ये लॉबस्टर किंग बार्टन है। बर्दरमो उसे देखते हुए अपने एक अटैक को तैयार करते हुए अपने मन में सोचता है, इस बॉस मॉन्स्टर का जो स्टैट्स है ये तो रेडियोटिव डस्ट से भी कम है, इससे डरने की तो कोई बात ही नहीं। वो उस अटैक को उस बॉस मॉन्स्टर पे कर देता है जिससे उस मॉन्स्टर का कुछ एचपी भी कम हो जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर गुस्सा होकर बर्दरमो की तरफ अटैक करने को बढ़ता है। हमें बताया जाता है इस मॉन्स्टर लॉबस्टर किंग बार्टन के बारे में,
ये तुम पर तभी अटैक करेगा जब तुम इस पे अटैक करोगे या फिर तुम इसके 3 मीटर के रेंज में आओगे। उसे देख रहे टीचर में से एक टीचर हंसते हुए कहता है, इसने सही में बार्टन पे अटैक करने का हिम्मत किया, ये बच्चा ये अब फंस चुका है। उसकी बातों को सुनकर एक और टीचर हंसते हुए कहता है, ये तो स्वाभाविक सी बात है, भले ही इस बच्चे का जो अटैक पावर है वो इसके सेम लेवल के बंदे से ज्यादा है, लेकिन जब असल लड़ाई के एक्सपीरियंस की बात आती है तो ये इसमें चूक जाता है। इसी कारण से इसने बिना सिचुएशन को एनालाइज करे उस मॉन्स्टर पे अटैक कर दिया। टीचर लुओ योंग ने इस मॉन्स्टर को कई बार चैलेंज किया, तब जाकर उन्हें पता चला कि जब तुम इस मॉन्स्टर बार्टन को डिस्टर्ब नहीं करोगे और पानी के द्वारा तैर कर उस पार चले जाओगे तब तुम्हें ये मॉन्स्टर कुछ नहीं करेगा। हाँ, लेकिन जब तुम पानी के द्वारा तैर कर जाओगे तो मछली जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर पिराहेंस तुम पे जरूर अटैक करेगा, लेकिन इससे तुम कुछ हद तक अपने हेल्थ को खोओगे, कम से कम तुम वहाँ मरोगे तो नहीं। लेकिन अगर तुमने बार्टन को मार डाला तो उसके खून की खुशबू से सभी पिराहेंस अट्रैक्ट हो जाएंगे और उसके बाद तो तुम तैर कर भी उस पार नहीं जा पाओगे। एक टीचर कहता है, चलो देखते हैं इस बच्चे चैन कुनमो को इस पिराहेंस द्वारा टुकड़े टुकड़े होते हुए। उसी पल बर्दरमो उस बार्टन को अपनी तरफ आते हुए देखकर वो भी उसके तरफ तेजी से बढ़ते हुए अपना स्किल स्लाइड टैकल का इस्तेमाल करता है और फिसल के उसके तरफ जाते हुए अपना स्किल फ्लाइंग किक का इस्तेमाल करके उस पे एक जोर का लात मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर उड़ते हुए जाके पानी में गिरता है। उसे पानी में देख के बर्दरमो भी उछल कर उसके शरीर पे लैंड करता है। उसकी ये हरकतें देखकर वो मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है, मूर्ख इंसान, पानी तो मेरे घर जैसा है, जब तक मैं तुम्हें डुबा दूंगा तब तक तुम बिल्कुल ही डिसएडवांटेज में होगे। उसकी ये बातें सुन के बर्दरमो हंसते हुए अपने स्किल वेपन स्विच का इस्तेमाल करता है और अपने हाथ में बॉक्सिंग ग्लव्स को लाता है और उससे कहता है, चलो मैं भी देखूं कि तुम मुझे कैसे डुबाते हो। ये कहकर वो उस पे एक जोर का मुक्का मारता है, जिससे उसकी चीखें निकल जाती है और साथ में बहुत सारा ब्लड भी। हमें बताया जाता है पिराहेंस जो है वो बार्टन के ब्लड और मांस से अट्रैक्ट होकर बर्जर्क मूड में जा चुके हैं, जिसके कारण ये बिल्कुल नहीं देखेंगे इनके सामने कोई दोस्त है या दुश्मन। इनके सामने जो आएगा वो उन पे अटैक करेंगे। सभी पिराहेंस को बार्टन पे अटैक करते हुए देखकर बर्दरमो अपने मन में सोचता है, बहुत बढ़िया। अब जबकि पिराहेंस बर्जर्क मूड में जा चुके हैं तो वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे कि इस क्षेत्र का बॉस कौन है। उनके सामने जो आएगा वो उस पे अटैक करेंगे। लगातार बर्दरमो के अटैक और मछली जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर पिराहेंस के अटैक के कारण वो मॉन्स्टर जोर से चीख कर कहता है, ये बहुत ही ज्यादा दर्द करता है, ये बहुत ही ज्यादा दर्द करता है, और वो पानी से भागने की कोशिश करता है। उसे इस तरीके से पानी से भागने की कोशिश करते हुए देखकर बर्दरमो कहता है, यहाँ से भागने के बारे में तो सोचना भी मत, और वो उसके एक टांग को उखाड़ देता है। वो मॉन्स्टर बर्दरमो को देखकर कहता है, तुम घृणित इंसान, मैं तुम्हें भी अपने साथ घसीटने जा रहा हूँ। जिस पे बर्दरमो उसे धक्का देकर अपने वेपन स्विच स्किल को एक्टिवेट करता है और अपने हाथ में ग्रैपलिंग हुक को पकड़कर वहाँ से आराम से निकल जाता है और कहता है, ये बस तुम्हारा बुद्धि है जो मेरे से ज्यादा तेज नहीं है। ये कहकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। उसे इस तरीके से कांड करते हुए देखकर सभी टीचर्स बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। एक टीचर कहता है, क्या है ये स्ट्रेटजी? क्या कोई इंसान कुछ ऐसे करने के बारे में सोच भी सकता है? अगर मैं टीचर लुओ के एफर्ट्स के बारे में याद करूँ तो वो तो इसके सामने बिल्कुल मजाक लगता है। प्रिंसिपल निराश होते हुए कहते हैं, ऐसे असामान्य स्ट्रेटजी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये चैन कुनमो के अपने सिचुएशन को लेकर गहरी समझ का उपज है। इतना तेज दिमाग, ये युवा व्यक्ति क्या सच में एक हाई स्कूल स्टूडेंट है? हम बस आशा कर सकते हैं कि केव लेबरेंथ के भूल भुलैया इसे थोड़ी देर तक रोक सके। एक टीचर कहता है, रुको, देखो जरा, ये तो कोई भी गलत रास्ता चुन ही नहीं रहा। जो सुनकर प्रिंसिपल चौंक कर उसकी तरफ देखते हैं। उसे सही रास्ता का चुनाव करते हुए देखकर एक टीचर चौंकते हुए कहते हैं, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? केव लेबरेंथ जो है वो पूरा ही भूल भुलैयों से भरा पड़ा है। टीचर लुओ को 20 बार कोशिश करने के बाद सही रास्ता याद हो पाया था। वहीं पे खड़ा एक टीचर उसके करंट लोकेशन को दिखाते हुए कहता है, बस इतना ही नहीं, इसने जो रास्ता चुना है वो तो टीचर लुओ से भी ज्यादा सही है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये पहले भी इस सीक्रेट एलम में आ चुका हो? उन सभी की बातों से गुस्से में प्रिंसिपल खड़ा होकर कहते हैं, बंद करो अपने ही झूठों पे भरोसा करना। ब्लैक फैंटम डीप जो है वो हमेशा से हमारे स्कूल द्वारा नियंत्रित होते आ रहा है। तो क्या तुम मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता ये बच्चा पहली बार यहाँ आ रहा है? तुमसे बेहतर कोई और है, ये विश्वास करना क्या इतना मुश्किल है? फिर वो निराश होते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है मेरा फेंगवा स्कूल एक मामूली से हाई स्टूडेंट द्वारा बर्बाद होने जा रहा है। उसी समय हम देखते हैं फेंगवा स्कूल के क्लासरूम का सीन, जहाँ पे स्टूडेंट्स चैन कुनमो के ऐसे कारनामों को देखकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। एक स्टूडेंट चैन कुनमो की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये चैन कुनमो ये कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं है, ये 2 घंटे से पहले ही फाइनल बॉस के रूम तक पहुंच गया। जिस पे वो ऑरेंज हेयर वाली लड़की कहती है, जब तक चैन कुनमो एंट्रेंस ट्रायल को पास कर लेता है तब तक वो सक्षम होगा फाइनल बॉस अकुमा को समन करने में। एक लड़का अपने बगल के एक लड़की से कहता है, अगर आगे कुछ गलत नहीं होगा तो चैन कुनमो आज एक नया रिकॉर्ड सेट करेगा। जिस पे वो लड़की कहती है, और सबसे ज्यादा मुश्किल होगा इस नए रिकॉर्ड को तोड़ना। उसी पल चैन कुनमो फाइनल बॉस के दरवाजे को खोलते हुए कहता है, तो यही है अंतिम हिस्सा। बर्दरमो उस अल्टार की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है, अगर मैं सही से याद करूं तो इस घर के प्रत्येक कोने में एक स्तंभ है। अगर मैं किसी भी स्तंभ को जलाऊंगा तो एक लेवल 18 का ब्लैक स्वैम्प सर्पेंट अपीयर होगा, और अगर मैं एक साथ चारों स्तंभ को जलाऊंगा तो वो सभी के सभी ब्लैक सर्पेंट्स एक साथ ही अपीयर होंगे, और जब मैं उन सबको हरा दूंगा फिर फाइनल बॉस आएगा। फिर वो बड़ा ही शैतानी सा मुस्कान देते हुए अपने मन में सोचता है, जबकि मैं अपने अभी के ताकत के साथ चारों स्तंभ को एक साथ जला सकता हूँ तो मेरा एक साथ उन चारों के खिलाफ जाना उतना भी ज्यादा
मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये सोचकर वो अपने मैजिक स्टिक को ऊपर करके उसमें फायर का अटैक तैयार करने लगता है और अपने मन में सोचता है जब ऐसी बात है तो चलो इसे जल्दी से करते हैं। ये सोचकर वो अपने फायर के अटैक से चारों स्तंभ को एक साथ जला देता है। उसी समय चैन कुनमो के कारनामों को देख रहे स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। उसमें से एक स्टूडेंट कहता है, अबे देखो चैन कुनमो क्या करने की सोच रहा है, क्या वो सभी से एक साथ लड़ना चाहता है। एक स्टूडेंट कहता है, ये तो कुछ ज्यादा ही हास्यास्पद है, मुझे टोटल 8 मिनट लगे थे उसमें से एक स्तंभ को जलाने में। एक स्टूडेंट कहता है, अगर उसने चारों स्तंभ को एक साथ जला दिया तो ये लेवल 16 के 18 मॉन्स्टर से एक साथ लड़ने के बराबर होगा। एक लड़की कहती है, अगर आज चैन कुनमो आसानी से इन सभी को हरा देता है तो कल मैं इस स्कूल से ट्रांसफर हो जाऊंगी। जिस पे उसके आगे का स्टूडेंट कहता है, मैं भी ऐसे ही करने वाला हूँ। उसी समय एक टीचर कहता है, इसे कंप्लीट करने का पॉसिबिलिटी साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये बच्चा खुद में कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। जिस पे उसके बगल का टीचर हंसते हुए कहता है, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, अगर चैन कुनमो यहाँ फेल हो जाता है तो हमारे फेंगवा कॉलेज को बचाने का एक मौका होगा। प्रिंसिपल भी गंभीर होते हुए अपने मन में सोचते हैं, चैन कुनमो इस सब के बाद मैं तुम्हें क्या समझूं, एक रियल जीनियस या फिर एक अखंड मूर्ख। उसी समय हम देखते हैं चैन कुनमो को, जो कि कई सारे लेवल 18 के ब्लैक स्वैम्प सर्पेंट से घिरा हुआ होता है। वो नीचे झुककर जमीन पे अपने हाथ को रख कर अपना सोल बेंडर सिग्नेचर स्किल हेज्ड आई बेयरमैन का इस्तेमाल करता है। हमें बताया जाता है इस स्किल के बारे में, इसका जिस पे भी इस्तेमाल किया जाएगा उसका एबनॉर्मल स्टेटस रेजिस्टेंस और मैजिक रेजिस्टेंस 30 सेकंड के लिए बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। वो इस स्किल का इन सभी सरपेंट पे इस्तेमाल करके यहाँ से जंप मार के कूद जाता है और फिर अपने हाथ में निप्पल बुलेट को लेकर इन सब पे फायरिंग शुरू कर देता है। उसे देखते हुए एक दाढ़ी वाला टीचर हंसते हुए कहता है, उन दोनों स्किल के साथ भी ये उन सरपेंट पे ज्यादा डैमेज नहीं पहुँचा पाएगा, ऐसा लगता है कि ये इसके लिए खत्म हो चुका है। लेकिन उसके बगल का एक टीचर चौंकते हुए कहता है, रुक जाओ, मैं समझ गया, चैन कुनमो कुछ प्लान कर रहा है। जबकि हेज्ड आई बेयरमैन स्किल किसी के भी एबनॉर्मल स्टेटस रेजिस्टेंस और मैजिक रेजिस्टेंस को कम कर देता है और नेपल बुलेट जो है वो आग लगा देता है। और चैन कुनमो जो कि उन सभी सरपेंट से दूर आ चुका होता है, उसे देखते हुए वो टीचर उसके तरफ इशारा करते हुए कहता है, मुझे मत बताओ कि ये। उसी समय हम देखते हैं चैन कुनमो को, जो कि अपने मैजिक स्टिक से कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करता है। उस मंत्र के खत्म हो जाने के बाद वहाँ एक मीटोराइट समन होकर उन सभी सरपेंट के ऊपर गिरता है, जिसके कारण वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाका को देखकर सभी टीचर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। एक टीचर बताता है, सोल बेंडर, स्प्लिट फायर, एलिमेंटलिस्ट, ये तीनों अलग अलग क्लास में आते हैं, लेकिन जब इन तीनों को एक साथ मिलाया जाए तो एक बहुत बड़ा केमिकल रिएक्शन का कारण बन सकता है। ये सुनकर एक टीचर बहुत ही ज्यादा निराश होते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि वैग्रेंट क्लास पूरी तरीके से कचरा क्लास नहीं है। प्रिंसिपल कहते हैं, क्या ही गॉडली टैलेंट है, मात्र कुछ स्किल के कॉम्बिनेशंस और अपने फाइटिंग स्टाइल से इसने उन सभी मॉन्स्टर को किल कर दिया। फिर वो अपने दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है हमारा फेंगवा कॉलेज इस हार को डिजर्व करता है। लेकिन उसी पल हम देखते हैं उन सभी सरपेंट्स के मरने के कारण स्तंभ में जल रहे आग का कलर बदल जाता है और वहाँ एक नया बॉस समन होता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है, कौन है जो हिम्मत करता है मुझे समन करने की। हमें बताया जाता है इस बॉस मॉन्स्टर के बारे में, इसका नाम अकुमाय है और ये लेवल 20 का हाइड्रा इलाइट बॉस मॉन्स्टर है। बर्दर इसे देखते हुए कहता है, बहुत समय हो गया तुम्हें देखे हुए अकुमाय, चलो आ जाओ, मुझे तुम्हारी ताकत देखने दो। उसकी बातों से गुस्सा होकर वो मॉन्स्टर कहता है, तू चीटी, तुझे इसके लिए मरना होगा। ये कहकर वो अपने स्किल क्रोसी ब्लास्ट को एक्टिवेट करके अपने तीनों मुंह से उस पे हरी द्रव्य जैसे पदार्थ से अटैक करता है। बर्दर उसके सभी अटैक को डॉज करते हुए उसके नजदीक आकर उसके लेफ्ट सर को काट देता है और वो अपने मन में सोचता है, अकुमाय के पास एक सेल्फ रिजेनरेटिव एबिलिटी है, इसे ट्रिगर होने से रोकने के लिए मुझे इसके बचे हुए दोनों सर को भी जल्दी से काटने की जरूरत है। इतना सोचकर वो अपने वेपन स्विच स्किल को एक्टिवेट करके अपने हाथ में एक खंजर को लाता है और उसके राइट सर पे जाके अपने असैसिन स्किल बैक स्टैब का इस्तेमाल करके उस खंजर को उसके सर में भोंक देता है और अपना स्किल हुक लॉक का इस्तेमाल करके उसके उस सर में हुक को लगाकर वो कूद कर उसके दूसरे सर पे चला जाता है और वो हुक से लगे हुए रस्सी को अपनी तरफ खींचते हुए अपने मन में सोचता है, मैं इस हुक लॉक का इस्तेमाल करके इसके दोनों सर को नजदीक लाके इसे एक साथ ही काट दूंगा। इतना सोचकर वो अपने वेपन स्विच स्किल को एक्टिवेट करता है और अपने हाथ में लॉन्ग स्वॉर्ड को लाकर उसके दोनों सर को एक साथ काट देता है और बड़े ही स्वैग से नीचे लैंड करता है। उसे इस सीक्रेट एलम के द्वारा बताया जाता है, आपने सक्सेसफुली बॉस मॉन्स्टर अकुमाय को किल कर दिया और कांग्रेचुलेशन हो आपको, आपने इस ब्लैक फैंटम डीप सीक्रेट एलम में एक नया सबसे फास्टेस्ट क्लियर टाइम सेट किया है, जो कि 1 आवर 56 मिनट और 32 सेकंड का है। और चूंकि आपने सभी शर्तों को पूरा किया है, इसलिए इस ब्लैक फैंटम डीप सीक्रेट एलम का ऑनरशिप राइट आपको ट्रांसफर कर दिया गया है। उसके बाद उसे सिस्टम से मैसेज के जरिए बताया जाता है, कांग्रेचुलेशन हो आपको लेवल 18 पे पहुंचने के लिए। और हमें दिखाया जाता है चैन कुनमो के स्टेटस विंडो को, जहां पे होता है नाम चैन कुनमो लेवल 18, स्ट्रेंथ 38, एजिलिटी 104, इंटेलिजेंस 20, फिजिक 20, अवेकन टैलेंट लेवल 2 एसएस रैंक ट्रांसफॉर्मेशन, अनअसाइंड स्टैट पॉइंट 0, ओवरऑल कॉम्बैट पावर 13028। और सिस्टम उससे पूछता है, आपको जो अभी एक बेसिक मटेरियल चेस्ट मिला है, क्या आप उसे खोलना चाहेंगे? जिस पे चैन कुनमो कहता है, हाँ इसे खोलो। तो उसे खोलने के बाद सिस्टम उसे बताता है, कांग्रेचुलेशन आपको एक हाइड्रा टूथ, एक सी टर्टल और एक वाइड टेंटेकल ऑब्टेन करने के लिए। इन सभी चीजों को देखते हुए चैन कुनमो खुश होकर कहता है, बहुत बढ़िया, ये सभी वही मटेरियल्स हैं जो कि मुझे चाहिए था। इन सभी मटेरियल के साथ मैं
एक कदम और नजदीक हूँ न्यू एरा के वेपन को क्रिएट करने में। सही में मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा कि मैं इसे कब क्रिएट करूंगा। उसी समय हम देखते हैं स्टूडेंट्स को जो कि इस नए रिकॉर्ड को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक गए होते हैं। उसमें से एक स्टूडेंट कहता है, हे भगवान, सही में चैन कुनमो ने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और एक कहता है 1 आवर 56 मिनट एंड 32 सेकंड। इस नए रिकॉर्ड ने टीचर लुओ योंग के मुकाबले आधे से भी कम समय लिया। एक स्टूडेंट कहता है, मेरा अनुमान ये है कि अगले 10 साल तक नहीं 20 साल तक इस रिकॉर्ड को किसी के लिए भी तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। उसी समय हम देखते हैं पोर्टल के पास सभी टीचर को और प्रिंसिपल को जो कि वहाँ चैन कुनमो का इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ पे कुछ टीचर निराशा में अपने सर को झुकाए होते हैं तो कुछ टीचर इस परिस्थिति से चिढ़ रहे होते हैं। उसी पल वो दाढ़ी वाला टीचर कहता है, हम सब बर्बाद हो चुके हैं। अब से ब्लैक पैंथम द्वीप का ऑनरशिप राइट हमारे फेंगवा कॉलेज के पास नहीं बल्कि चैन कुनमो के पास होगा। उसकी बातों को सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं, ये जो नया रिकॉर्ड सेट किया गया है इसे देखकर लगता है कि इसे तोड़ना संभव ही नहीं है। इतना समय जो हम सब कंफर्टेबली बिना किसी एम्बिशन के गुजार दिए हैं, अब हमें उसका कीमत चुकाना पड़ रहा है। उसी समय चैन कुनमो पोर्टल से बाहर आते हुए कहता है, जबकि ब्लैक फैंटम द्वीप पहले ही मेरा हो चुका है तो अब ये समय है कि आप वो करो जो आपने प्रॉमिस करा था। उसकी बातों को सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं, चिंता मत करो, जब हमारा फेंगवा कॉलेज इस शर्त को लेकर राजी हुआ उसी पल से वो इसके लॉस को झेलने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार था। तो इसको लेके मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हारे शर्त में जीते गए सभी मटेरियल तुम्हें एक सप्ताह के अंदर मिल जाएंगे। उनके बातों को सुनकर चैन कुनमो कहता है, बहुत बढ़िया, तो आपका जो बचा हुआ 3 सीक्रेट एलम है क्या आप उस पे भी शर्त लगाना चाहोगे? उसकी बातें सुन के सभी टीचर्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो सभी प्रिंसिपल से कहने लगते हैं, प्रिंसिपल इससे दोबारा शर्त मत लगाइए। एक टीचर कहता है, अगर हम ऐसे ही इसके साथ शर्त लगाना जारी रखे तो हमारा फेंगवा कॉलेज कहीं को नहीं बचेगा। और एक टीचर कहता है, प्रिंसिपल कैंग, कुछ भी करने से पहले एक बार सही से सोचिए। उन सब के बातों को सुनकर प्रिंसिपल उन सब पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, क्या ही बेवकूफ लोग हैं, क्या तुम्हें लगता है अगर मैं उससे शर्त नहीं लगाऊंगा तो वो रुक जाएगा? रूल्स के अनुसार कोई भी सीक्रेट एलम के कॉन्टेस्ट को रोक नहीं सकता। फिर वो चैन कुनमो की तरफ घूमकर कहते हैं, बिल्कुल मैं तुमसे शर्त लगाऊंगा, हम सब शर्त लगाना जारी रखेंगे। अगर तुम बचे हुए 3 सीक्रेट एलम को भी कंप्लीट कर देते हो तो मैं तुम्हारे द्वारा रिक्वेस्ट किए गए मटेरियल्स का दुगुना दूंगा तुम्हें। और वो अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं, लेकिन इसमें मेरा एक और शर्त होगा और वो ये है कि हमारा जो फेंगवा कॉलेज है वो तुम्हारे जिंगचेन कॉलेज के साथ जुड़ जाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे दिन का सीन, जहाँ पे एक व्यक्ति अपने टैब में न्यूज को पढ़ रहा होता है। उस न्यूज में बताया क्या होता है कि आज एजुकेशन ब्यूरो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाकर ये अनाउंसमेंट किया कि फेंगवा कॉलेज जिंगचेन कॉलेज से जुड़ने जा रहा है। वो इस न्यूज को पढ़कर कहता है, ये कैंगियान ये बहुत ही ज्यादा चालाक है। अभी का जो फेंगवा कॉलेज है वो पहले ही अपने सभी सीक्रेट एलम को खो चुका है, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन में भी फायदा उठाने में सक्षम रहा और अपने फेंगवा कॉलेज को जिंगचेन कॉलेज के साथ जोड़ दिया ताकि वो सर्वाइव कर सके। हमें इसके बारे में बताया जाता है, इसका नाम झेंग चोंग यूंग है और ये तियानी कॉलेज का प्रिंसिपल है। वो इन सब न्यूज को पढ़कर एंजॉय कर ही रहा होता है। उसी बीच एक टीचर आकर उसके दरवाजे को खोलता है और कहता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो चैन कुनमो वो हमारा स्कूल आ चुका है। उसकी बातों को सुनकर ये प्रिंसिपल आराम से अपने टैब को टेबल पे रखते हुए कुर्सी से खड़ा होते हुए कहता है, टीचर वैंग आप बेकार में ही हल्ला मचा रहे हैं। जो सुनकर ये टीचर चौंकते हुए कहता है, प्रिंसिपल क्या ऐसा हो सकता है कि आपने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर रखा हो? जिस पे प्रिंसिपल विंडो से बाहर देखते हुए कहते हैं, उसके फेंगवा कॉलेज के प्रदर्शन को देखकर मैं ये मानता हूँ कि चैन कुनमो के पास कुछ स्किल तो है और हमारे स्कूल के सीक्रेट एलम के रिकॉर्ड्स को भी तोड़ना उसके लिए उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। फिर वो कहता है, भले ही हम उसके सीक्रेट एलम कॉन्टेस्ट के रिक्वेस्ट को अस्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए उसे पहले सीक्रेट एलम हॉल तक तो पहुंचना होगा। ये कहकर वो बहुत ही ज्यादा इविल तरीके से हंस रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं तेन्हाई स्कूल के एंट्रेंस का सीन, जहाँ पे बर्दरमो आया होता है और उसके सामने एक टीचर खड़ा होता है। वो बर्दरमो को देखते हुए कहता है, तो तुम ही हो चैन कुनमो? मेरा नाम झैंग युक्सी है और मैं लेवल 22 का एक क्विगोंग मास्टर हूँ और मैं तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ। बर्दरमो उसकी बातें सुन के हंसते हुए कहता है, तो तुम्हें लगता है तुम इन बचकानी हरकतों से मुझे रोक पाओगे? उसे देख रहे एक गंजा बुढ़ा बड़े ही ज्यादा चौंकते हुए कहता है, एक टीचर स्टूडेंट को डुएल के लिए चैलेंज कर रहा है, क्या ये रूल के खिलाफ नहीं है? उसके बातों को सुनकर उसके बगल में खड़ी एक बुढ़िया कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये रूल के खिलाफ है, क्योंकि उस टीचर ने कहा कि उसका लेवल 22 है। जब तक तुम्हारे लेवल का अंतर 20 से ज्यादा नहीं है तब तक तुम किसी को भी चैलेंज कर सकते हो और उस व्यक्ति को मजबूरन उस चैलेंज को स्वीकार भी करना होगा। इस स्टूडेंट का तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं आश्चर्य हूँ आखिरकार इसने ऐसी कौन सी गलती की जिसके वजह से इसे इतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल रहा है। उसी पल हम देखते हैं तेन्हाई कॉलेज की मीटिंग रूम का सीन, जहाँ पर सभी टीचर चैन कुनमो को फुल स्क्रीन में देख रहे होते हैं। एक टीचर कहता है, सभी लोग चैन कुनमो को देखकर उस पे एक डीप एनालिसिस करो और पता करो कि इस चैन कुनमो का वीकनेस क्या है। उसके बाद हम देखते हैं उसी टीचर को जिसने चैन कुनमो को डुएल के लिए चैलेंज किया था, वो अपना स्किल लाइटनिंग लेग स्ट्राइक को एक्टिवेट करके अपने पैर में लाइटनिंग को लाता है और चैन कुनमो से कहता है, चैन कुनमो आगे जो तुम्हारे साथ होने जा रहा है उसके लिए तुम मुझे दोषी मत ठहराना। अगर तुम्हें किसी को दोषी ठहराना है तो खुद को दोषी ठहराओ, हमारे तियानहाई कॉलेज की तरफ लालच की नजरों से देखने के लिए। ये कहकर वो एक लंबा जंप मारकर उसके तरफ उड़ते हुए अपनी लेग से अटैक करने को आता है।
उसके इस कारनामे को देखकर बर्दरमो भी अपने वेपन स्विच स्किल को एक्टिवेट करके अपने हाथ में बॉक्सिंग ग्लव्स को लाता है और उसके अटैक को रोककर उसे दूर झटक देता है। वो टीचर उड़ते हुए हवा में अपने मन में सोचता है, इसने मेरे अटैक को पूरे ही परफेक्ट टाइम पे रोका, ना ही 1 सेकंड कम ना ही 1 सेकंड ज्यादा। ये कुछ ऐसा है जो करने के लिए स्टेज 3 के एक्सपर्ट को भी बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है, उसी बीच बर्दरमो भी जंप मार के उसके ऊपर आ जाता है और अपना स्किल ईगल स्टेप का इस्तेमाल करके अपने घुटने से उसके छाती पे जोर से मारता है, जिसके कारण वो बहुत ही तेजी में जमीन से टकराता है। और इस घटना के कारण इसका आत्मा कुछ दिनों के लिए इसके शरीर को छोड़कर गोवा के ट्रिप पे चला जाता है। उस टीचर के ढेर हो जाने के बाद चैन कुनमो से लड़ने के लिए एक और टीचर आ रहा होता है। इसके लड़ाई को देख रहे स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा चौंक गए होते हैं। उसमें से एक स्टूडेंट कहता है, डैम यार, अब चैन कुनमो हमारे स्कूल में लड़ने आया है। उसके बातों को सुनकर एक स्टूडेंट कहता है, चैन कुनमो बड़ा ही ज्यादा औसम है, वो अपने से 4 लेवल ज्यादा के भी अपोनेंट से आराम से लड़ पाया, यहाँ तक कि टीचर झेंग युक्सी भी उसके मैच नहीं है। उसी समय एक स्टूडेंट चैन कुनमो की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम सब बेवकूफ हो, इधर देखो, लेवल 24 के प्रोफेसर झू लिंगस्यू आ चुके हैं अब इससे लड़ने को। उसके बातों को सुनकर एक पीले बाल वाला स्टूडेंट कहता है, ये अब बहुत ही ज्यादा मजेदार होने जा रहा है। उसी पल हम देखते हैं उस टीचर को जो कि बर्दरमो के नजदीक आ रहा होता है। उसे देखकर बर्दरमो कहता है, ये जो तुम सब बारी बारी करके आ रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही सेमलेस है? वो टीचर हंसते हुए कहता है, चैन कुनमो, तुम खुद को इनविजिबल मत समझो, आज हम सब तब तक तुम्हें चैलेंज करने वाले हैं जब तक तुम हार न जाओ, और मुझे नहीं लगता लगातार 10 बार लड़ने के बाद भी तुम्हारे पास एनर्जी बचा होगा सीक्रेट एलम को चैलेंज करने के लिए। उसके बातों को सुनकर बर्दरमो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं इसे जल्द ही खत्म कर देता हूँ। ये कहकर वो अपना आइटम टिडल चार्म के इफेक्ट को एक्टिवेट करता है और इसके इफेक्ट के कारण ये अपना एक स्किल को इस्तेमाल कर सकता है जो कि है सोल शॉक, और इस सोल शॉक के कारण ये अपने सामने वाले के सोल पे एक बहुत बड़ा झटका दे सकता है और उस झटके के कारण इसका अपोनेंट 4 सेकंड के लिए शून्य पड़ जाएगा और इसका कूल डाउन टाइम है 2 मिनट का। हम देखते हैं उस टीचर को जो कि पूरा ही शून्य पड़ गया होता है। उससे इस तरीके से शून्य पड़े देखकर बर्दरमो अपने मशीन गन को निकालकर उस पे फायरिंग शुरू कर देता है। उसे कुछ ही पल में उस टीचर को हराते हुए देखकर उसे एनालाइज कर रहे सारे टीचर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। उसमें से एक टीचर कहता है, आखिरकार ये कौन सा स्किल है? एक टीचर कहता है, आखिरकार टीचर झू लिंगस्यू एक ही जगह पे क्यों जम गए? जिस पे एक टीचर कहता है, अगर फाइट के बीच हम इस तरीके से जम गए और अपने शरीर को भी नहीं मूव कर पाए, फिर हम ऐसे सिचुएशन में उससे लड़ने के बारे में भला कैसे ही सोच सकते हैं। हम देखते हैं बर्दरमो को जो कि उस सब की तरफ देखते हुए कहता है, अब अगला कौन है? जल्दी भेजो, मेरा समय मत बर्बाद करो। ये देखकर एक टीचर उस होलोग्राम को बंद कर देता है और सभी को भाषण देते हुए कहता है, ये बहुत ही अभद्रतापूर्ण है, ये चैन कुनमो हमारी तरफ नीची नजरों से देखने की हिम्मत करता है, चलो सभी लोग साथ में चलते हैं। इतने सारे लोगों के साथ आखिरकार हम एक युवा बच्चे से कैसे डर सकते हैं? ये सब बातें करने के बाद वो सब झुंड में चैन कुनमो के पास आ रहे होते हैं, जहाँ चैन कुनमो उनके द्वारा भेजे गए एक और टीचर को ढेर कर दिया होता है और उसके शरीर पे पैर रखकर इन सबको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। उसके इस हरकत को देख के प्रिंसिपल और वहाँ आए सभी टीचर उस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। उस सब की तरफ देखते हुए चैन कुनमो बहुत ही ज्यादा इविल की तरह मुस्कुराते हुए कहता है, जब तुम सब यहाँ आ ही चुके हो तो क्यों ना यहाँ लाइन में लग जाओ और एक एक करके मेरे से लड़ने को आओ। ये बस सुनने की ही देर थी कि एक व्यक्ति एक लंबा जंप मारता है और कहता है, क्या बकवास वाली बातें हैं, मैं एक लेवल 27 का बजर करूं, चलो मुझे तुम्हारे स्किल को टेस्ट करने दो। लेकिन बीच हवे में ही जब बर्दरमो अपना स्किल सोल शॉक का इस्तेमाल करता है तो वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है और इसी पल का फायदा उठा के बर्दरमो उस पे अपनी ग्लैटिन गन से फायर कर देता है, जिसके कारण वो वहीं पे ढेर हो जाता है। उसके ढेर हो जाने के बाद बर्दरमो उस सब की तरफ देखते हुए कहता है, अब अगला भेजो। ये सुनकर 3 व्यक्ति एक साथ ही उस पे हमला करने को दौड़ पड़ते हैं, जिसमें से एक कहता है, तुम बदतमीज बच्चे, मेरा नाम क्वीन जॉन्सी है और मैं लेवल 32 का हूँ, चल आज मैं तुझे एक लेसन सिखाता हूँ। और उसके साथ आ रहे एक टकला मोंग कहता है, मेरा नाम ह्यूंग ह्योल है और मैं लेवल 35 का हूँ। और आगे आ रहे एक व्यक्ति अपने हाथ में ब्लू लाइटिंग को अपीयर करते हुए कहता है, मेरा नाम जू यूंगसू है और मैं लेवल 38 का हूँ। और कुछ ही समय बाद हम देखते हैं चैन कुनमो को, जिसने इन सभी को ढेर कर दिया होता है। इस सब को देख रहे प्रिंसिपल इस परिस्थिति से बहुत ही ज्यादा चिढ़ रहे होते हैं। वो अपने मन में सोचते हैं, हमारे स्कूल के पास लेवल 38 के नीचे का और कोई भी टीचर नहीं है और रूल्स के अनुसार मैं इस बच्चे को यहाँ अब रोक के नहीं रख सकता, लेकिन आखिरकार मैं अपने स्कूल के फाउंडेशन को ऐसे कैसे खराब होते हुए देख सकता हूँ, जिसे मैं पिछले 100 साल से बनाते हुए आ रहा हूँ। फिर वो अपने हाथ में एक अटैक को तैयार करते हुए अपने मन में सोचते हैं, क्या मैं इस बच्चे को यहीं पे मार दूं? लेकिन उसके इतना सोचते ही उसे एक बहुत ही खतरनाक ऑरा सेंस होता है, जो सेंस कर ये बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। ये अपने मन में सोचता है, क्या इतनी देर से मुझ पे नजर रखा जा रहा है? यहाँ एक एक्सपर्ट है जो इस बच्चे के पीछे रहकर इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर वो अपना सरा सा शकल बना के अपने मन में सोचता है, अगर अभी मैं इस बच्चे को मारने की कोशिश करता तो यहाँ मेरी मौत पक्की थी। फिर वो अपने मन में सोचता है, मैं इसे और भी ज्यादा नहीं रोक सकता सीक्रेट एलम को चैलेंज करने से, नहीं तो मुझे डर है कि मेरा जो प्रिंसिपल का पद है वो भी मेरे से चला जाएगा। ये सोचकर वो हंसते हुए ताली बजाकर कहता है, स्टूडेंट चैन कुनमो का जो ताकत है उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। और इसके बारे में जब हमारे स्कूल के टीचर को पता लगा तो वो खुद को रोक ही नहीं सके स्टूडेंट चैन कुनमो को चैलेंज करने से।
फिर वो चैन कुनमो को रास्ता दिखाते हुए कहता है, स्टूडेंट चैन कुनमो कृपया यहाँ से आइए। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे दिन का सीन, जहाँ पे चैन कुनमो को लेके कई सारे न्यूज आर्टिकल निकले होते हैं। उन न्यूज आर्टिकल में से एक न्यूज आर्टिकल में ये बताया जा रहा होता है कि चैन कुनमो ने जिनचन सिटी के टॉप 20 स्कूल को रौंद कर उनसे 60 सी केटेलम को प्राप्त करा। एक न्यूज आर्टिकल ये बता रहा होता है कि टॉप 20 स्कूल ने ये अनाउंसमेंट करा कि वो अपने स्कूल को जिनचन सिटी कॉलेज के साथ मर्ज करने जा रहे हैं। और एक न्यूज ये बता रहा होता है कि जिनचन सिटी कॉलेज का जो ताकत है वो सार कंट्री के टॉप 3 में आ चुका है। उसके बाद हम देखते हैं जिनचन सिटी कॉलेज के कॉन्फ्रेंस रूम को, जहाँ पे वो सभी प्रिंसिपल बैठे होते हैं जिन्होंने अपने स्कूल को जिनचन कॉलेज के साथ मर्ज कर लिया। और उन सबको भाषण दे रहे कमिश्नर लोग कहते हैं, मेरा मानना ये है कि आप सभी ने महसूस किया होगा कि हमारा कॉलेज कुछ ही दिनों में कितना ज्यादा प्रगति किया है। और ये सब जो हो पाया इसका कारण है पिछले 2 हफ्तों में किए गए चैन कुनमो के कारनामे। और कारण कि आज मैंने आप सबको यहाँ पे बुलाया है वो इसलिए है क्योंकि आज मैं एक जरूरी मैटर पे डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारा जैन सिटी कॉलेज ये प्लान कर रहा है कि हम स्टूडेंट चैन कुनमो को प्रेसिडेंट के टाइटल से पुरस्कृत करेंगे। अब बताएं इस बात से कौन सहमत है और कौन सहमत नहीं, जिसपे सभी लोग सहमत होते हुए ताली बजाने लगते हैं। ये देखकर कमिश्नर लोग कहते हैं, जब इस बात पे किसी को कोई शिकायत नहीं है तो जब स्टूडेंट चैन कुनमो वापस आ जाएगा तब हम एक सेरेमनी रखेंगे और उसी में उसे इस टाइटल से पुरस्कृत करेंगे। लेकिन वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये बच्चा फिर से कहाँ चला गया। इतना बड़ा हंगामा खड़ा करने के बाद वो बिना कोई सुराग छोड़े फिर से गायब हो गया। उसके बाद हम देखते हैं एपोक्लेसिक कॉन्टिनेंट के लेनोस कोस्ट का सीन, जहाँ पे मिलने वाले मॉन्स्टर का लेवल 17 से 26 के बीच होता है। उसी जगह पे बर्दरमू सभी मॉन्स्टर्स का बेरहमी से खात्मा कर रहा होता है। कुछ देर तक ऐसे ही मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उसे सिस्टम से बताया जाता है, कांग्रेचुलेशन हो होस्ट को लेवल 20 पे पहुँचने के लिए। और चूंकि आप लेवल 20 पे पहुँच चुके हैं इसलिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो भी अपग्रेड होकर लेवल 3 पे जा चुका है। और अभी का जो आपका स्लॉट है एक्टिव स्किल को पैसिव स्किल में चेंज करने का, उसे 4 से बढ़ाकर 6 कर दिया गया है। और आपका सभी पैसिव स्किल भी अपग्रेड होकर लेवल 3 पे पहुंच चुका है। आपका पैसिव स्किल ग्लैटिन गन लेवल 3 पे पहुंचने के बाद आपका जो 25% चांस था किसी भी फायर आर्म अटैक को इस्तेमाल करने का, उसे बढ़ाकर 30% चांस कर दिया गया है। और 10 बुलेट जो कि 100% हिट रेट के साथ आपके टारगेट पे लगता था, उसे बढ़ाकर 15 बुलेट कर दिया गया है, जो कि आपके टारगेट पे अब 100% हिट रेट के साथ लगेगा। वाइड स्वेप पैसिव स्किल लेवल 3 पे पहुंचने के बाद आपका जो 10% चांस था आपके 2 मीटर के आसपास के सभी दुश्मन को ढेर करने का, उसका चांस इंक्रीज होकर 15% तक हो चुका है। और आपका रेंज बढ़ के 2 मीटर से 4 मीटर तक हो चुका है। और फिर उसे बताया जाता है, कांग्रेचुलेशन आपको, आपका रिपल स्लैश पैसिव स्किल जो है वो लेवल 3 पे पहुंचने के बाद आपका 35% चांस हो चुका है रिपल स्लैश को एक्टिवेट करने के बाद फिर से उसे वापस लेने का। और जब आप रिपल स्लैश को एक्टिवेट करते थे तो आप 5 एनर्जी से बने स्वॉर्ड बना पाते थे, अब आप 7 एनर्जी से बने स्वॉर्ड बना पाएंगे। और जब आप रिपल स्लैश से अपने एनिमी पे अटैक करते थे तो 1.6 गुना ज्यादा डैमेज लगता था उस पे, उसे बढ़ाकर 1.8 गुना कर दिया गया है। और इस स्किल को एक्टिवेट करने के बाद जो आप 0.35 सेकंड के लिए इनविजिबल बन पाते थे, उसके समय को बढ़ाकर 0.45 सेकंड कर दिया गया है। और उसे बताया जाता है, कांग्रेचुलेशन हो आपको, आपका वेपन स्विच पैसिव स्किल लेवल 3 पे पहुंचने के बाद 40% से जो इसका कूल डाउन टाइम कम हुआ था उसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। और आपका पैसिव स्किल क्रिटिकल स्ट्राइक लेवल 3 पे पहुंचने के बाद आपके एनिमी पे क्रिटिकल स्ट्राइक लगने का चांस 22% से इंक्रीज हो चुका है। इन सभी मैसेज को देखते हुए बर्दरमू हंसते हुए कहता है, मेरा पैसिव स्किल ग्लैटिन गन को एक्टिवेट करने का चांस 5% से बढ़ गया। बस इतना ही नहीं, 100% हिट रेट के साथ लगने वाला जो बुलेट है उसका संख्या भी 5 से बढ़ गया। ये सभी मिलकर मेरे द्वारा दिए गए डैमेज को 50% से बढ़ा देगा। और रिपल स्लैश के कारण जो मैं थोड़े समय के लिए इनविजिबल हो पाता था, उसका समय भी 0.4 सेकंड से इंक्रीज हो चुका है। अब जब मैं इसे एक्टिवेट करूंगा तो इसका कई सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, मेरे सभी पैसिव स्किल अपग्रेड होने के बाद मेरे द्वारा दिए जाने वाले जो डैमेज हैं वो भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। अब जो बचा हुआ 2 स्लॉट है एक्टिव स्किल को पैसिव स्किल में चेंज करने का, वो मुझे बहुत ही सावधानी से चुनना होगा। मैंने अभी अभी जिनचन सिटी के टॉप 20 स्कूल को लूटा और उससे मुझे वो सभी मटेरियल मिल गया जो कि मुझे चाहिए था। तो चलो चल के पहले उस वेपन को बनाते हैं जो कि इस करंट एरा के वेपन को पूरा ही चेंज करके रख देगा। ये सब सोचकर वो एक फॉर्जिंग के दुकान पे जाता है, जहाँ पे एक ओल्ड मैन अपने एक वेपन को बना रहा होता है। उसे देखकर वो कहता है, क्या मैं फॉर्जिंग और इक्विपमेंट इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सेट कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। वो ओल्ड मैन अपने काम को जारी रखते हुए कहता है, सीखने का जो फीस है वो 50 गोल्ड कॉइन है और अनुभव के साथ सीखने का जो फीस है वो 100 गोल्ड कॉइन है। और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मेरा समय मत बर्बाद करो। उसके बातों को सुनकर बर्दरमू चौंकते हुए कहता है, पर हर जगह तो फॉर्जिंग सिखाने के मात्र 20 गोल्ड कॉइन्स ही लगते हैं। पर वो अपने मन में सोच रहा होता है, देखने में तो ये ओल्ड मैन बिल्कुल भी लालची इंसान नहीं लगता। क्या ऐसा हो सकता है ये अपना सारा का सारा पैसा अपने फॉर्जिंग एक्सपीरियंस को अपग्रेड करने में लगा देता हो? क्या ये फॉर्जिंग के कुछ गिने चुने एक्सपर्ट्स में से हो सकता है जो इक्विपमेंट बनाने को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड
वेस्ट होते हैं। वो ये सब सोच ही रहा होता है, उसी पल वो ओल्ड मैन उसके तरफ देखते हुए उससे कहता है, तुम्हारे लिए ये बहुत महंगा है, लेकिन मेरे यहाँ हमेशा से यही प्राइस रहा है। खुद के बारे में सोचो, क्या तुमने इन वर्षों में मॉन्स्टर्स को मारने में और पैसे कमाने में ज्यादा मेहनत किया? उसका ये ज्ञान भरा बातें सुनकर बर्दरमुख कहता है, तब भूल जाओ इसे। ये अफसोस की बात है कि मेरे पास पैसे की बहुत ही ज्यादा कमी है। मुझे नहीं पता इस ब्लूप्रिंट का जो वेपन है वो कब बन के मेरे हाथ में आएगा। फिर वो उसे थोड़ा सा ब्लूप्रिंट का हिस्सा दिखाकर आंख मारते हुए कहता है, मिलते हैं फिर कभी। उस ब्लूप्रिंट के थोड़े से हिस्से को देखकर मानो इस ओल्ड मैन के दिमाग में कोई घंटी बजता है। वो अपने मन में सोचता है, ये ब्लूप्रिंट बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। ये सोचकर वो उसे जाते हुए देखकर उसे रोकते हुए कहता है, हे तुम रुक जाओ। उसे अपने पीछे आते हुए देखकर बर्दरमुख मुस्कुराते हुए सोचता है, चलो इसे पकड़ लिया। फिर वो ओल्ड मैन उसके पास आकर उससे पूछता है, आखिरकार तुम्हें ये ब्लूप्रिंट कहाँ से मिला? जल्दी से मुझे ये एक बार देखने दो। ये कहकर वो ओल्ड मैन उससे उस ब्लूप्रिंट को लेने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बर्दरमुख उसे उस ब्लूप्रिंट को लेने नहीं देता। वो उससे कहता है, मैं तुम्हें इस ब्लूप्रिंट को देखने दे सकता हूँ, लेकिन फॉर्जिंग सीखने के लिए जो फीस है। उसके बातों को सुनकर वो ओल्ड मैन उससे उस ब्लूप्रिंट को छीनते हुए उससे कहता है, क्या फीस? सामने के रैक पे बुक्स रखा है, जाके खुद से पढ़ लो। उस ओल्ड मैन के परमिशन मिलते ही बर्दरमुख जाकर उसके रैक से एक बुक को उठाता है। उसे उठाते ही उसे सिस्टम के जरिए मैसेज करके बताया जाता है, कांग्रेचुलेशन हो, आपने बेसिक फॉर्जिंग सीख लिया। फिर से उसे बताया जाता है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है फॉर्जिंग को लेके वो सबसे लोएस्ट ग्रेड पे है, जिसे ग्रीन ग्रेड भी कहा जाता है। आपको इसे लेवल अप करके इंटरमीडिएट रैंक पे पहुंचाने के लिए 10,000 फॉर्जिंग एक्सपीरियंस पॉइंट लगेगा। कृपया हार्ड वर्क करिए। वो ओल्ड मैन उस ब्लूप्रिंट को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक गया होता है। वो कहता है, आखिरकार कौन है जिसने इस ब्लूप्रिंट को बनाया? वो पक्का ही एक अद्वितीय जीनियस रहा होगा। मुझे 30 साल से ज्यादा हो गया है इस फॉर्जिंग को काम को करते हुए, लेकिन मैं भी इस ब्लूप्रिंट को नहीं समझ पा रहा हूँ। उस ओल्ड मैन के बातों को सुनकर बर्दरमुख अपने मन में सोचता है, इस ब्लूप्रिंट को मैं अपने पिछले जीवन में कई सारे मास्टर के साथ मिलकर बनाया था। ये वेपन अपने फॉर्म को आराम से चेंज कर सकता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नहीं है जो नॉर्मल पर्सन समझ सके। इतना सोचकर बर्दरमुख उससे अपने ब्लूप्रिंट को लेते हुए कहता है, जब तुम इसे नहीं समझ सकते तो मुझे किसी और के पास जाना होगा। उसके बातों को सुनकर वो ओल्ड मैन उसके सामने हाथ जोड़कर कहता है, नहीं नहीं नहीं, भले ही मैं इसे पूरी तरीके से नहीं समझा, लेकिन मैं इसके पीछे के कुछ प्रिंसिपल को समझ सकता हूँ। उसके बाद वो कहता है, कृपया मुझे इस वेपन के निर्माण में हिस्सा लेने की अनुमति दें, और जहाँ तक बात रहा सब कॉन्ट्रैक्ट फीस और मटेरियल फीस का, तो वो मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बातों को सुनकर बर्दरमुख चौंकते हुए कहता है, लेकिन इस वेपन को बनाने के लिए जो मेन मटेरियल लगेगा उसका मैंने एक ही सेट तैयार किया है। अगर मैं एक बार फेल हो गया तो मुझे सब कुछ फिर से इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर वो उसे कुछ और ब्लूप्रिंट दिखाते हुए कहता है, ये कैसा रहेगा? मेरे पास 4 और ब्लूप्रिंट है यहाँ, तुम इन्हें मेरे लिए फ्री में बनाओ ताकि मैं देख सकूं कि तुम्हारा स्किल कैसा है। उसके बाद हम देखते हैं 2 घंटे बाद का सीन, जहाँ पे वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा थक गया होता है, लेकिन उसने उन सभी वेपन्स को बना दिया होता है जिसे बर्दरमुख ने उसे बनाने को कहा होता है। वो हाँफते हुए कहता है, इधर आओ और आके देखो इसे। मैंने इसे अपने बहुत सारे मेहनत से बनाया है और साथ में ही इसमें मेरा बहुत सारा ट्रेजर भी खर्च हुआ। बर्दरमुख उन सभी वेपन्स को देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। हमें दिखाया जाता है फर्स्ट वेपन को, जिसमें एक होता है वुल्फ क्लॉ ग्लोव्स। इसका ग्रेड एक्सीलेंट होता है और इसे पहनने के बाद तुम्हारा आर्मर 40 से प्लस हो जाएगा, एजिलिटी 6 से प्लस हो जाएगा, स्ट्रेंथ 5 से प्लस हो जाएगा, इंटेलिजेंस 6 से प्लस हो जाएगा। इस आइटम का लेवल 25 होता है और इसे पहनने के लिए जो लेवल की जरूरत है वो है 16, और इसके लिए जिस क्लास की जरूरत है वो है मार्शल आर्टिस्ट। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड वेपन को, जो कि होता है सिल्वर स्केल चेस्ट प्लेट। इसका ग्रेड भी एक्सीलेंट होता है और इसे पहनने के बाद तुम्हारा आर्मर 100 से प्लस हो जाएगा, स्ट्रेंथ 14 से प्लस और इंड्योरेंस 6 से प्लस। इस आइटम का लेवल 25 है और इसे पहनने के लिए जिस लेवल की रिक्वायरमेंट है वो है 18, और इसके लिए जिस क्लास की रिक्वायरमेंट है वो है होली नाइट। और उसके बाद हम देखते हैं थर्ड आइटम को, जिसका नाम होता है फ्रैटर्निटी हुड। इसका ग्रेड भी एक्सीलेंट होता है। इसे पहनने के बाद तुम्हारा आर्मर 20 से प्लस हो जाएगा, एजिलिटी 6 से प्लस हो जाएगा और स्ट्रेंथ 3 से प्लस हो जाएगा। इस आइटम का लेवल 25 है और इसे पहनने के लिए जिस लेवल की जरूरत है वो है 16, और इसे पहनने के लिए जिस क्लास की रिक्वायरमेंट है वो है एसेसियन। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ आइटम को, जिसका नाम होता है ट्रोल स्लेयर लेगिंग्स। इसका ग्रेड भी एक्सीलेंट होता है। इसे पहनने के बाद 60 से तुम्हारा आर्मर प्लस हो जाएगा, 9 से तुम्हारा एजिलिटी प्लस हो जाएगा, 5 से तुम्हारा स्ट्रेंथ प्लस हो जाएगा, 4 से इंटेलिजेंस प्लस हो जाएगा। इस आइटम का लेवल 25 है और इसे पहनने के लिए जिस लेवल की रिक्वायरमेंट है वो है 16, और इसे पहनने के लिए जिस क्लास की रिक्वायरमेंट है वो है ड्रूइड। और चूंकि बर्दरमुख वैग्रेंट क्लास का है, इसलिए वो इन सभी क्लास के वेपन को पहन सकता है। इन सभी को पहनने के बाद बर्दरमुख को सिस्टम से मैसेज आता है, आपने वुल्फ क्लॉ ग्लोव सक्सेसफुली पहन लिया, आपने सिल्वर स्केल चेस्ट सक्सेसफुली पहन लिया, आपने फेरानिटी हुड सक्सेसफुली पहन लिया और आपने ट्रोल स्लेयर लेगिंग्स सक्सेसफुली पहन लिया। बर्दरमुख इन सभी वेपन को पहनकर मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है, मैंने इस ओल्ड मैन को गलत नहीं जज करा। इस ओल्ड मैन का जो फॉर्जिंग एबिलिटी है वो इतना भी बुरा नहीं है। ये सभी ब्लूप्रिंट लेवल 15 के आउटस्टैंडिंग ग्रेड पे थे,
लेकिन इस ओल्ड मैन ने इसे लेवल 25 के इक्विपमेंट में चेंज कर दिया, वो भी एक्सीलेंट ग्रेड के साथ। हमें दिखाया जाता है बर्दरमो के स्टेटस को, जिसमें लिखा होता है नाम चेनकुनमो लेवल 20, स्ट्रेंथ 44, इक्विपमेंट प्लस 42, एजिलिटी 104, इक्विपमेंट प्लस 26, इंटेलिजेंस 26, इक्विपमेंट प्लस 10, फिजिक 20, इक्विपमेंट प्लस 16, आर्मर 240, फिजिकल रेजिस्टेंस 20%, अवेकन टैलेंट लेवल 2 एसएस रैंक ट्रांसफॉर्मेशन, अनअसेंड स्टेट पॉइंट 0, ओवरऑल कॉम्बैट पावर 16002। वो अपने स्टेटस विंडो को देखते हुए अपने मन में सोचता है मेरा जो कॉम्बैट पावर है वो 3000 से इंक्रीज हो चुका है। मुझे सोचकर भी घबराहट होता है कि हिस्ट्री में भी 7 सिटी में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं रहा होगा जिसका कॉम्बैट पावर 16000 चला गया होगा। उसी समय वो ओल्ड मैन बर्दरमो से पूछता है तो कैसा है मेरा स्किल, इतना बुरा भी नहीं होना चाहिए। जिस पे बर्दरमो हंसते हुए कहता है ग्रेड तो उतना बुरा नहीं है, इसे पास कंसीडर किया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं उस ओल्ड मैन के दुकान के बाहर का सीन, जहां एक व्यक्ति आते हुए कहता है जियांग लाओ, आपको जिन सा मटेरियल की आवश्यकता है मैंने उन सभी को एकत्रित कर लिया है। आज आपको मेरे लिए हथियार बनाने में सक्षम होना चाहिए। हमें इस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है ये हुआंग तियान लिनफेंग कॉलेज का एक स्टूडेंट है। इसका लेवल 28 है और इसका क्लास शॉर्ट सोल है। ये जोर से आवाज लगाते हुए कहता है जियांग लाओ बाहर आओ, और ये अपने मन में सोचता है ये जियांग लाओ हालांकि ये है बड़ा घमंडी और सबसे अलग थलग रहता है, लेकिन ये इस एपोक्लेसिव कॉन्टिनेंट के कुछ गिने चुने एडवांस फॉर्जिंग मास्टर्स में से आता है। कई व्यक्तियों ने कीमत का बिना परवाह किए इससे विनती की ताकि ये उसके लिए इक्विपमेंट को बनाए। मैं भी अपने फैमिली के कनेक्शंस की मदद से इस तक पहुंच पाया और कई बार इससे आकर मिलने के बाद ये मेरे वेपन को बनाने के लिए तैयार हुआ। वो ये सब सोच ही रहा होता है, उतने में ही उसे उस लिविंग रूम से कुछ आवाजें आना शुरू हो जाती है, जिसमें एक व्यक्ति कह रहा होता है आप एक फॉर्जिंग मास्टर कैसे बन गए, क्या आपने पैसे दिए थे या फिर आपने अपने फैमिली के कनेक्शन का इस्तेमाल किया। इन आवाजों को सुनकर वो व्यक्ति कहता है क्या लिविंग रूम में ये सब फॉर्जिंग स्किल को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। इतना सोचकर ये उस रूम के पर्दा को हटाते हुए उधर को देखता है जहाँ पर बर्दरमो उस ओल्ड मैन को डांट रहा होता है। वो उसे कह रहा होता है यहाँ तक कि तुम लूज टूल और ओपन डैम में डिफरेंस भी नहीं बता सकते हो। जिस पे वो ओल्ड मैन घबराते हुए कहता है मुझे माफ करना, लेकिन ये पहली बार है मेरा इन दोनों के बारे में सुनना। और वो उससे कह रहा होता है और साथ में ही जब हम लिक्विड मेटल को इंजेक्ट करेंगे तो क्रिटिकल राइनोट्स का जो संख्या है वो 25,000 से बढ़ जाना चाहिए अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है तो। जिस पे वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है आखिरकार ये क्रिटिकल राइनोट्स नंबर क्या है, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। उसके ऐसे जवाब को सुनकर बर्दरमो फिर से उसे व्याख्यान देना शुरू कर देता है और उन दोनों को देख रहे वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चौंक गया होता है। वो अपने मन में सोचता है क्या मैं सही देख रहा हूँ, एक युवा व्यक्ति इतने प्रसिद्ध जियांग लाओ को डांट रहा है। लेकिन कुछ ही समय में उन दोनों का ध्यान भी उस व्यक्ति पे चला जाता है, जिस पे वो व्यक्ति हंसते हुए अपने हाथ को खड़ा करके कहता है जियांग लाओ ये मैं हूँ जो हूँ। बर्दरमो उस व्यक्ति को देखकर कुछ पल के लिए सोच में चला जाता है और फिर तुरंत ही उसके तरफ देखते हुए बड़ा ही शैतानी सा शक्ल बना के मुस्कुराता है, जो देखकर ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए अपने मन में सोचता है आखिरकार ये युवक मेरे तरफ ऐसे भाव से क्यों देख रहा है। नहीं, मुझे याद है पिछली बार एक बुढ़ा होमोसेक्सुअल जब मेरे साथ सोने की कोशिश कर रहा था तब उसके चेहरे पे भी ऐसे ही भाव थे। पर बर्दरमो उसे देखकर सोच रहा होता है हुआंग तियान, मुझे अपने पिछले जीवन के किसी साथी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। हुआंग तियान एपोक्लेसिव गेम में नंबर 1 शॉट गॉड था और उसका लेवल उस समय पे 98 था। वह सावधानी पूर्वक और शांत है और युद्ध के मैदान में और हर अवसर पर उसका नियंत्रण उत्कृष्ट है। इसके अलावा वो अपने शानदार स्वॉर्डमैनशिप के वजह से पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया। मेरे पिछले जीवन में हमारी दोस्ती गेम के दौरान शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे हम सब वास्तविक जीवन में भी दोस्त बन गए और अंततः हम सब ऐसे दोस्त बन गए जो एक दूसरे से हर बातें शेयर कर सकता था। बर्दरमो ये सब सोच ही रहा होता है, उसी बीच ये ओल्ड मैन हुआंग तियान की तरफ देखते हुए कहता है ओह तुम तो वही हो ना जो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे थे ताकि मैं तुम्हारे वेपन को बना दूं। तुम आज जा सकते हो, तुम किसी दूसरे दिन आना, मैं आज बिजी हूँ। जिस पे बर्दरमो उसे रोकते हुए उस ओल्ड मैन से कहता है मैं तो लगभग भूल ही गया था, थोड़ी देर पहले मैंने बस आपके आर्मर बनाने के स्किल को टेस्ट करा, लेकिन मैंने आपके वेपन फॉर्जिंग स्किल को तो अभी तक टेस्ट ही नहीं करा। क्यों ना आप इसी के वेपन को बनाओ ताकि मैं आपको टेस्ट कर सकूं कि आपका वेपन फॉर्जिंग स्किल कैसा है। जिस पे वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा चौंकते हुए कहता है तुम एक ईमानदार व्यक्ति को परेशान कर रहे हो। और वो अपने मन में सोच रहा होता है मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक ऐसा दिन भी आ सकता है। इस युवक ने अभी जो स्किल्स दिखाया है वो पहले से ही स्टैंडर्ड मास्टर के योग्यता से कहीं आगे निकल चुका है। मेरे पास लौटने का कोई रास्ता नहीं है, मैं सीखने के ऐसे दुर्लभ अवसर को नहीं चूक सकता हूँ। ये सोचकर वो बहुत ही ज्यादा सैड होते हुए कहता है ठीक है, जब तक तुम मुझे इस वेपन को बनाने में हिस्सा लेने दोगे
तब तक मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। ये कहकर वो उसके वेपन को बनाना शुरू कर देता है और लगातार 2 घंटे तक उस वेपन पे काम करने के बाद ये ओल्ड मैन उस वेपन को तैयार करके हुआंग तियान को सौंप देता है। उस वेपन को देखकर हुआंग तियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, जैसा कि जियांग लॉ से एक्सपेक्ट करा था, आपने इस वेपन को फॉर्ज करके लेवल 24 पे पहुंचा दिया, वो भी एक्सीलेंट ग्रेड के साथ। जिस पे वो ओल्ड मैन हांफते हुए कहता है, बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि मैं घमंड कर रहा हूँ, लेकिन इस पूरे 7 सिटी में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो मुझसे फॉर्जिंग के स्किल में मुकाबला कर सके। उनके बातों को सुनकर हुआंग तियान उस वेपन को देखते हुए बड़ा ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो उस वेपन से अपने पोस्टर में 1-2 स्लैश मार कर देखता है और कहता है, वाओ, इस वेपन का जो डैमेज पावर सप्लाई है वो भी 100 पॉइंट से ज्यादा है और यहाँ तक कि इसने तो मेरा 2.1 से स्पीड भी बढ़ा दिया। ये तो बड़ा ही ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन वो बर्दरमो की तरफ देखकर फिर से निराश हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है, ये व्यक्ति ये मुझे बहुत ही ज्यादा मदद कर रहा है, ये सचमुच मेरे शरीर के पीछे पड़ा है, मुझे इससे सावधान रहना होगा। इस सब के बाद बर्दरमो उस ओल्ड मैन से कहता है, जबकि अब आपका टेस्ट खत्म हो चुका है तो क्यों ना आप वेपन को फॉर्ज करना शुरू करें। जिस पे वो ओल्ड मैन अपनी सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए कहता है, ऑल राइट, चिंता मत करो, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। उसके बाद हम देखते हैं आधे रात के 2 बजे का सीन, जहाँ पे उसके फॉर्जिंग के दुकान से बहुत ही ज्यादा लाइट निकल रहा होता है। वो तीनों एक छाते जैसे वेपन के पास खड़े होते हैं जिसमें से बहुत ही ज्यादा गोल्डन लाइट निकल रहा होता है। उस वेपन को देखकर वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा चौंकते हुए कहता है, ये सच में फॉर्जिंग कंप्लीट होने के बाद ये गोल्डन लाइट छोड़ रहा है और सबसे महत्वपूर्ण, ये वेपन अभी तक मात्र अपने फर्स्ट स्टेज पे ही है। उसके बाद हम देखते हैं उस वेपन को जो कि किसी एंशिएंट छाते जैसा दिख रहा होता है। हमें बताया जाता है इसका नाम फ्लोइंग लाइट 1000 ब्लेड अम्ब्रेला है और ये अभी अपने स्टेज 1 पे है। इसका ग्रेड स्पेशल सिल्वर है और इससे मिलने वाला डैमेज 150 है और इसका अटैक स्पीड 1.8 है। इसे यूज करने से 8 से आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, 8 से आपका इंटेलिजेंस इंक्रीज हो जाएगा, 8 से आपका एजिलिटी इंक्रीज हो जाएगा और 8 से आपका फिजिक इंक्रीज हो जाएगा। इसका ड्यूरेबिलिटी इन्फिनिटी है और इस वेपन का लेवल अभी नहीं दिखाया गया होता है। इसका फर्स्ट इफेक्ट ये होता है कि ये अपने फॉर्म को किसी और वेपन में चेंज कर सकता है जिसकी संख्या अभी 4 होती है। उसमें से पहला होता है वन हैंड स्वॉर्ड, दूसरा होता है ग्लैटिंग गन, तीसरा होता है स्पीयर और चौथा होता है स्टाफ। और इसका सेकंड इफेक्ट अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ होता है। बर्दरमो उस छाते जैसे दिखने वाले वेपन को अपने हाथ में लेकर उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है, इस वेपन का जो बेस डैमेज है वो 25% ज्यादा है मेरे पिछले जीवन से। कोई भी व्यक्ति ये सोच भी नहीं सकता कि एक लेवल 20 के स्टूडेंट के पास एक ऐसा वेपन हो सकता है जिसका बेस डैमेज 150 हो। इतना सोचने के बाद बर्दरमो मुस्कुराते हुए कहता है, गन के फॉर्म में चेंज हो जाओ। जिस पे वो वेपन गन जैसे फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसे देखकर बर्दरमो के चेहरे पे मुस्कान आ जाता है। लेकिन वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो कांपते हुए स्वर में कहता है, यह क्या ये सही में वो वेपन है जिसे बनाने में मैंने भाग लिया? इसका डिजाइन इतना उत्कृष्ट है कि आप ये कह सकते हो कि ये एक अद्वितीय मास्टरपीस है। हुआंग तियान भी उस वेपन को देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, क्या ये लेजेंडरी सिल्वर वेपन है? ये सही में अपने फॉर्म को आराम से चेंज कर सकता है। ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बर्दरमो उस वेपन के अलग अलग फॉर्म को चेंज करके देख रहा होता है। वो कहता है, स्पीयर में चेंज हो जाओ, जिससे वो वेपन स्पीयर में चेंज हो जाता है। ये भी दिखने में बहुत ही ज्यादा धांसू लग रहा होता है। वो इसके फॉर्म को चेंज करके देख रहा होता है। उसी बीच इसे सिस्टम से मैसेज के जरिए बताया जाता है, कांग्रेचुलेशन हो, आपका सोल सक्सेसफुली एस रैंक वेपन फ्लोइंग लाइट 1000 ब्लेड अम्ब्रेला के साथ जुड़ चुका है। और उसे बताया जाता है, एक वेपन जो कि आपके सोल के साथ जुड़ चुका हो वो आपके मरने के बाद ड्रॉप नहीं होगा और साथ में ही इस वेपन को आपके अलावा और कोई इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा। और उसे बताया जाता है, ये जो वेपन है वो अभी अनशार्पेंड स्टेट में जा चुका है, जिस कारण से इसका सभी एट्रीब्यूट 50% से रिड्यूस कर दिया गया है। इस वेपन के एट्रीब्यूट को फिर से अनलॉक करने के लिए आपको इस वेपन को शार्पन करने की जरूरत है और इस वेपन को शार्पन करने के लिए आपको इसे बॉस मॉन्स्टर का ब्लड और फ्लेश खिलाना होगा और वो बॉस मॉन्स्टर लेवल 25 से ज्यादा का होना चाहिए। ये करने के बाद इस वेपन का सारा एबिलिटी अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं एक जगह को जहाँ पे एक मिड रैंक सीक्रेट रेलम होता है। उसका नाम होता है रोजूर वेटलैंड्स और इसका फिक्स्ड लेवल 26 होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने गुम हुए जुड़वे भाई को ढूंढने आया होता है। मजाक कर रहा हूँ। सभी लोग एक दूसरे से मिल के टीम बना रहे होते हैं ताकि वो जाकर मॉन्स्टर को किल कर सकें। उसी जगह पे हम देखते हैं बर्दरमो को, जो कि एक हुडी पहन के आया होता है। वो पीछे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, 10 मिनट और बाकी है तय किए गए समय के होने का। मेरा गेस ये है कि वो अभी भी वैसे ही है जैसे मेरे पिछले जीवन में था, हमेशा समय पे आने वाला। इतना सोचकर वो अपने सिस्टम विंडो को खोलते हुए कहता है, ये सब इतना जल्दी हुआ कि मैं बैटल से पहले कुछ तैयारी करना तो भूल ही गया। चलो पहले बचे हुए 2 ट्रांसफॉर्मेशन स्लॉट को पूरा करता हूँ।
ये कहकर वो अपना एक एक्टिव स्किल वॉइड स्फीयर को पैसिव स्किल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए चुनता है। हमें बताया जाता है ये स्किल वॉइड स्फीयर के बारे में। इस स्किल को एक्टिवेट करके आप अपने दुश्मन पे एक काले से वॉइड स्फीयर को फेंक सकते हैं। जब दुश्मन के शरीर पे ये ब्लैक वॉइड स्फीयर लग जाएगा तो 0.5 सेकंड के अंतराल में उसे डैमेज मिलना शुरू हो जाएगा। इस स्किल का कास्टिंग टाइम है 3 सेकंड और इस स्किल का कूल डाउन टाइम है 15 सेकंड। इसे बताया जाता है हालांकि वॉइड स्फीयर का जो अटैक पावर है वो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इसका जो फ्लाइंग स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा कम है। फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम इसे बताता है कांग्रेचुलेसन हो होस्ट को सक्सेसफुली एक्टिव स्किल वॉइड स्फीयर को ट्रांसफॉर्म करके पैसिव स्किल में चेंज करने के लिए। वॉइड स्फीयर पैसिव स्किल में बदलने के बाद आपका 15% चांस होगा ब्लैक वॉइड स्फीयर को आपके दुश्मन पे जाके लगने का, और अब आपके दुश्मन पे जो डैमेज लगेगा उसका समय घटाकर 0.3 सेकंड तक कर दिया गया है। इस सब को देखते हुए बर्दरमो अपने हाथ में एक वॉइड स्फीयर को कास्ट करते हुए अपने मन में सोचता है इतना बुरा भी नहीं। वॉइड स्फीयर पैसिव स्किल में बदलने के बाद इसमें बहुत ही ज्यादा सुधार आया है। अगर मैं माइनर मैजिक स्पेल का यूज करके अपने पैसिव स्किल को एक्टिवेट करता हूँ तो मैं इस वॉइड स्फीयर के 15 सेकंड के कूल डाउन के समय इसे 2 से 3 बार एक्टिवेट कर सकूंगा। इससे दुश्मन पे पड़ने वाला डैमेज बहुत ही ज्यादा होगा। फिर वो सोचता है दूसरा जो स्लॉट बचा है स्किल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसके लिए मैं एक स्टेटस स्किल को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता ये ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम इस स्किल को ट्रांसफॉर्म कर पाएगा कि नहीं। इतना सोचकर वो ट्रांसफॉर्म बटन पे क्लिक करते हुए कहता है चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। हमें बताया जाता है इस स्किल के बारे में। इसका नाम डेजल मार्क है और इसका एट्रीब्यूट डार्क एलिमेंट है। जब आप 30 सेकंड के अंदर डांसिंग रोल स्किल का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन पे हमला करेंगे और उस पे एक हिट मार देंगे तो आप एक डेजल मार्क प्राप्त करेंगे, जो डेजल मार्क आपके साथ 30 सेकंड तक रहेगा। और जब आप इस डेजल मार्क का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन पे अटैक करेंगे तो उससे आपका फिजिकल क्रिटिकल रेट बढ़ जाएगा और साथ में ही आपके दुश्मन पे लगने वाला डार्क एलिमेंट का डैमेज भी 10% से बढ़ जाएगा। लेकिन आपके पास अधिकतम 7 डेजल मार्क्स ही हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं उसके ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम को, जो कि उसे बताता है कांग्रेचुलेसन हो होस्ट को सक्सेसफुली एक्टिव स्किल डेजल मार्क को पैसिव स्किल में बदलने के लिए, जो कि एक डार्क एलिमेंटल स्किल है। डेजल मार्क डार्क एलिमेंट स्किल पैसिव स्किल में चेंज होने के बाद जब आप स्पीयर से अपने दुश्मन पे अटैक करेंगे तब आप एक डेजल मार्क को जनरेट कर सकते हैं और वो डेजल मार्क 2 मिनट तक रहेगा। और जब आप उस डेजल मार्क स्किल का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन पे अटैक करेंगे तब आप अपने फिजिकल क्रिटिकल रेट को इंक्रीज कर सकते हैं और साथ में आपका जो दुश्मन होगा उस पे डार्क एलिमेंट मैजिक स्पेल का 10% ज्यादा डैमेज लगेगा और आप अधिकतम 9 एलिमेंटल डेजल मार्क्स बना सकते हैं। ये सब देखकर बर्दरमो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। वो अपने मन में सोचता है कारण कि मैंने डेजल मार्क डार्क एलिमेंटल स्किल को चूज करा पैसिव स्किल में चेंज करने के लिए, वो इसलिए है क्योंकि ये स्किल डार्क एलिमेंट के डैमेज को बढ़ा देता है, जो कि वॉइड स्फीयर के साथ मिलकर बड़ा ही तगड़ा काम करेगा दुश्मनों पे। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था ये स्किल पैसिव स्किल में ट्रांसफॉर्म होने के बाद इसका जो टाइम लिमिट है वो पूरी तरीके से हट जाएगा और इसे एक्टिवेट करने का टाइम भी ज्यादा लंबा नहीं है। फिर वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है भविष्य में अगर मैंने सभी एलिमेंटल डेजल मार्क्स को पैसिव स्किल में बदल दिया तो क्या मैं अपने स्पीयर के एक ही स्विंग के साथ 5 अलग अलग एलिमेंटल डेजल मार्क्स को नहीं यूज कर पाऊंगा। इस सोच के आते ही बर्दरमो बड़ी ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद है। लेकिन उसी समय बर्दरमो को देखकर लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। यार यहाँ एक लेवल 20 का व्यक्ति है जो चाहता है कि इसके साथ कोई टीम अप करे और ले जाकर इसे एक्सपीरियंस पॉइंट गेन करवाए। जो सुनकर उसके साथ का व्यक्ति कहता है क्या तुमने इसके क्लास को नहीं देखा? इसका क्लास तो एक नेशन के ट्रेजर से भी ज्यादा कीमती है। एक वेग्रेंट, एक गंजा भी अपने टीम के बंदे के साथ उसे देखते हुए कहता है हाँ बे ये तो सच में एक वेग्रेंट है। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इसके साथ कोई भी टीम अप नहीं कर रहा है। ऐसे लो रैंक के सीक्रेट रेलम में भी ऐसे बंदे के साथ कोई भी टीम अप नहीं करेगा। उसके बातों को सुनकर उसके साथ का लड़की कहती है अपने आवाज को नीचे करो, हो सकता है ये किसी ग्रेट फैमिली से आता हो इसलिए इसे प्रवोक मत करो। लेकिन उसी समय उसके साथ का एक लड़का उसके कपड़े को खींचते हुए कहता है यहाँ देखो हुआंग तियांग आ रहा है। हम देखते हैं हुआंग तियांग को जो कि इधर को ही आ रहा होता है। उसे देखकर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं वाओ हुआंग तियान ब्लू वाइंड कॉलेज का एक स्टूडेंट है और ये कॉलेज टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से एक आता है। कुछ लोग कह रहे होते हैं ये कितना युवा है फिर भी ये पहले से ही लेवल 28 पे पहुंच चुका है। ये वास्तव में 30 साल के अंदर पूरे कंट्री में अपने शॉर्ट टैलेंट की वजह से फेमस हो जाएगा। और कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं आखिरकार ये सीक्रेट रेलम रेजर वेटलैंड्स में क्यों आया है? क्या ये यहाँ पे कोई रिकॉर्ड सेट करना चाहता है? लेकिन वो इन सभी को इग्नोर करते हुए सीधे बर्दरमो के पास जाता है और उसे रास्ता दिखाते हुए कहता है एक्सपर्ट चलिए। जिस पे बर्दरमो कहता है अब से मुझे बस लाओ मो बुलाओ। उन दोनों को ऐसे जाते हुए देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। वहीं पे खड़ा एक व्यक्ति कहता है ये वेग्रेंट सही में इतने बड़े व्यक्ति हुआंग तियान को जानता है।
जिसपे उसके बगल में खड़ी लड़की कहती है, बस इतना ही नहीं, अगर मैंने गलत नहीं सुना तो बिग शॉट हुआंग तियान ने उसे एक एक्सपर्ट कह के बुलाया। जिसपे वो लड़का बड़े ही ज्यादा चौंकते हुए कहता है, क्या आखिरकार क्या ओरिजिन है इस वैग्रेंट का। हमें बताया जाता है ये रेजूर वेटलैंड्स नोविस रीजन के थॉर्नी जंगल के गहराइयों में स्थित है। ये रेजूर वेटलैंड्स मिड रैंक का सीक्रेट रेलम है और इसका लेवल 26 है और इसी के बगल में एक सीक्रेट रेलम है जिसका नाम है रेजोर हाईलैंड्स और ये भी एक मिड रैंक का सीक्रेट रेलम है। इसका लेवल 40 है। ये सीक्रेट रेलम कॉलेज के सीक्रेट रेलम से बिल्कुल ही अलग है। इस प्रकार का फिक्स्ड लेवल सीक्रेट रेलम में सिर्फ तुम मैप की मदद से ही ट्रैवल कर सकते हो और इसका डिफिकल्टी भी अन्य सीक्रेट रेलम से ज्यादा होता है। और लेजेंड्स का ये मानना है कि ये जो रेजोर वेटलैंड्स का 2 सीक्रेट रेलम है ये एंशिएंट हाफ गॉड निजाकामू से रिलेटेड है। निजाकामू एक इमोर्टल जंगली सुअर था जिसे थॉर्नी वाइन्स द्वारा बांध दिया गया था और गॉड्स के लड़ाई के दौरान निजाकामू ने राइटियस फैक्शन के साथ जुड़कर इविल बर्निंग लीजन्स को मार डाला था और इसके और एबाइस लीडर मैनोस का जो लड़ाई था उसने पूरे एपोक्लेसिव कॉन्टिनेंट को हिला के रख दिया था। हालांकि ये लड़ाई के अंत में मारा गया लेकिन इसका खून और मांस जो था वो थॉर्नी जंगल में गिर पड़ा जिसे अनगिनत पेड़ पौधे और जानवर ने न्यूट्रिएंट्स के रूप में एब्जॉर्ब किया और इसी कारण से एक क्विल बोअर के ग्रुप में धीरे धीरे बुद्धि आना शुरू हो गया और चूंकि उनमें बुद्धि का विकास हुआ इस कारण से वो सब निजाकामू की मूर्ति बनाकर उसे अपने भगवान की तरफ पूजने लगे। वे सब निजाकामू के पुनर्जन्म करने की आशा में बैठे हैं, इसलिए वे सब पीढ़ियों से इस थॉर्नी जंगल की रक्षा कर रहे हैं जिससे यहाँ पे सीक्रेट रेलम का गठन हुआ है। उसी जगह पर हम देखते हैं बर्दरमो और हुआंग तियान को, जहाँ पर हुआंग तियान बर्दरमो से कहता है, इन दोनों रास्ते के अंत में एक मिनी बॉस है, आप मेरे पीछे रहो और बचे हुए मॉन्स्टर को किल कर देना और अपनी सुरक्षा पे ज्यादा ध्यान देना। उसके बातों को सुनकर बर्दरमो मुस्कुराते हुए कहता है, लो हुआंग, ये कैसा रहेगा कि हम सब एक कंपटीशन करें, हम दोनों एक एक रास्ते को चुनेंगे और देखेंगे कि कौन सबसे पहले बॉस मॉन्स्टर को किल करके यहाँ वापस आ पाता है, ये कैसा रहेगा। जिस पे वो हुआंग तियान बहुत ही ज्यादा चौंकते हुए कहता है, क्या तुम श्योर हो, तुम बस एक लेवल 20 का वेग्रेंट हो और तुम मेरे से दौड़ने में कंपटीशन करना चाहते हो। मैं एक लेवल 28 का हूँ और मेरा क्लास शॉर्ट सोल है। और क्या तुम्हें अपने और लेवल 26 के मॉन्स्टर के बीच मिलने वाले डैमेज प्लेंटी का डर नहीं है। इसके अलावा यहाँ मॉन्स्टर हमेशा 4 के समूह में होते हैं। उसके बातों को सुनकर बर्दरमो हंसते हुए कहता है, क्यों तुम में हिम्मत नहीं है मुझसे कंपटीशन करने की। उसके बातों को सुनकर हुआंग तियान अपने माथे पे हाथ रखते हुए कहता है, अगर तुम मर जाते हो तो इसका ब्लेम मुझ पे मत देना। और वो रास्तों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, राइट साइड की तुलना में लेफ्ट साइड के रास्ते पे अधिक मॉन्स्टर्स हैं, इसकी सुरक्षा के लिए बेहतर होगा कि मैं लेफ्ट साइड की ओर जाऊं। लेकिन वो इतना सोच ही रहा होता है, उसी बीच बर्दरमो लेफ्ट साइड के लिए निकल पड़ता है, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और उससे चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम उस रास्ते को चुराने की क्यों कोशिश कर रहे हो जिस रास्ते पे मैं जाना चाहता था। हुआंग तियान बर्दरमो को उस तरफ जाते हुए देखकर चिढ़ते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे नहीं पता तुम इतने साहस के साथ एक हाईली स्किल्ड व्यक्ति हो या फिर बिना किसी चिंता के एक मूर्ख। उसके बाद हम देखते हैं हुआंग तियान को, जिसके सामने एकाएक 4 मुझे इनसे सावधान रहना होगा। इतना सोचकर वो अपना स्किल आर्मी ब्रेकिंग राइजिंग ड्रैगन स्ट्राइक का इस्तेमाल करके उन सब पे एक स्लैश मारता है, जिससे उन सभी मॉन्स्टर का कुछ एचपी कम होता है और फिर वो अपने एयर कॉम्बो स्लैश का इस्तेमाल करके उन सब पे बहुत सारा स्लैश मार के आगे आ जाता है और कहता है, अभी तक 10 मिनट भी नहीं हुआ है लेकिन मैं पहले से ही अपने जर्नी के 1/3 हिस्से पे आ चुका हूँ। क्या वो सचमुच मेरे इस ऐसे के झुंड को देखकर अपने छाते को निकालता है और कहता है, तुम सभी लोगों को मैं अपने न्यू वेपन का टेस्ट करवाता हूँ। ये कहकर वो अपने छाते को ग्लैटिंग गन में चेंज करता है और फिर उन सब पे फायरिंग शुरू कर देता है, जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उन सभी मॉन्स्टर को जो कि सभी के सभी मर चुके होते हैं। जिस पे बर्दरमो अपने वेपन को देखते हुए खुश होकर कहता है, एक राउंड के फायरिंग में 50 से ज्यादा बुलेट का उपयोग किया जाता है और इसका एवरेज डैमेज भी 170 है। फिर वो उस वेपन से कहता है, मैंने आपको फॉर्ज करने में अपना ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं खर्च किया, फिर भी इस प्रकार का डैमेज किसी प्रकार के प्लगइन के बिना नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम देखते हैं हुआंग तियान को, जो जंप मारकर अप काट देता है और फिर नीचे लैंड करते हुए कहता है, आज का जो मेरा परफॉर्मेंस है वो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। मैंने 27 मिनट का एक नया पर्सनल रिकॉर्ड सेट करा है। फिर वो अपने स्वॉर्ड की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, ये स्वॉर्ड सही में मेरे स्ट्रेंथ को बूस्ट कर दे रहा है। मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ लवमो अभी भी उन छोटे मॉन्स्टर के झुंड में फंसा होगा। फिर वो गंभीर होकर अपने मन में सोचता है, अधिक संभावना यह है कि वो पहले ही मरकर फिर से रिस्पैन हो गया होगा। इतना सोचकर वो उस जगह के लिए निकल पड़ता है जहाँ बर्दरमो उसे आने के लिए कहा था, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे देखने को मिलता है बर्दरमो, जो कि वहाँ पहले से ही बैठा था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, लवमो तुम पहले ही वापस आ गए। जिस पे बर्दरमो से कुछ नहीं कहता, जिस पे वो हंसते हुए कहता है, चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम्हारे इस लेवल पे वहाँ से भाग के आ जाना सबसे चतुर काम था, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। ये कहकर वो बर्दरमो के चुने हुए रास्ते की तरफ जाते हुए कहता है, यहीं पे रहो, मैं जाकर इस रास्ते के भी मॉन्स्टर को खत्म कर देता हूँ। वो इस रास्ता पे चलते हुए बड़े ही दूर तक आ चुका होता है, लेकिन अभी भी इसे कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखता, जो देखकर ये अपने मन में सोचता है, ये बड़ा ही अजीब है, आखिरकार मैं किसी भी मॉन्स्टर को क्यों नहीं देख सकता हूँ यहाँ। लेकिन उसी बीच उस रास्ते पे आगे बढ़ते हुए वो कुछ देखकर रुक जाता है। उसके सामने मॉन्स्टर के लाशों का ढेर लगा होता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा चौंकते हुए कहता है,
आखिरकार क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ इतने इलाइट बोअरमैन के लाश क्यों हैं? फिर वो उस रास्ते के और आगे जाते हुए एक और लाश के ढेर को देखकर अपने मन में सोचता है ये 7वां लाश का ढेर है। ये सब देखकर वो आश्चर्य होते हुए अपने मन में सोचता है आखिरकार लोमो ने अपने से इतने हाई लेवल के मॉन्स्टर को कैसे हराया, यहाँ तक कि ये तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है ये लेवल 20 का सोलो प्लेयर मेरे से ज्यादा ताकतवर हो? ये सब सोचते हुए वो उस रास्ते के अंत तक पहुँच जाता है और कहता है यहाँ तो एक लेवल 27 का इलाइट बोअरमैन प्रीस्ट होना चाहिए। अगर वो मर गया होगा फिर भी उसका बॉडी तो होना ही चाहिए। जिस पे बर्दरमो उसके पीछे से कहता है ऊपर देखो। जो सुनकर वो ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पे बर्दरमो ने उस मॉन्स्टर के लाश को पेड़ की टहनी में टांग दिया हो, जो कि एक मॉन्स्टर के समूह को अपने स्वॉर्ड से हलाल कर रहा होता है। लेकिन उसी बीच एक मॉन्स्टर उस पे पीछे से अटैक करने को आ रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस पे अटैक कर पाता एक बुलेट उसके सर के आर पार हो जाता है। ये बुलेट बर्दरमो के गन से आया होता है। ये देखकर हुआंग तियान राहत की सांस लेता है, जिस पे बर्दरमो उसे कहता है अभी भी तुम्हारा समय 0.2 सेकंड से कम था। वो हाँफते हुए सांस लेने की कोशिश कर रहा होता है। उसी बीच दो मॉन्स्टर उसके तरफ अटैक करने को दौड़ पड़ते हैं, जिसे देखकर वो चीरते हुए उन दोनों को अपने स्वॉर्ड से काटते हुए अपने मन में सोचता है लोमो को उसके स्किल को यूज करते हुए देखकर मुझे हमारे बीच के अंतर का एहसास हुआ। इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि लोमो मेरे हर एक युद्ध की आदतों से भली भांति परिचित है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे मेरे माँ से भी बेहतर जानता है। ये सोचकर वो आने वाले सभी मॉन्स्टर को किल कर रहा होता है, लेकिन और भी मॉन्स्टर को आते हुए देखकर वो अपने मन में चीरते हुए सोचता है डैम इट यार, मेरा स्किल का कूलडाउन अभी तक खत्म भी नहीं हुआ। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के मार के कारण वो दूर जाके फेंकता है, लेकिन वो मॉन्स्टर इस पे और अटैक कर पाता इससे पहले बर्दरमो आकर शील्ड बनाकर इसे बचा लेता है और वो उसके तरफ हंसते हुए देखकर कहता है क्या तुम सात सिटी के सोल स्वॉर्ड गॉड हो? क्या तुम मुझे हंसा हंसा के मारना चाहते हो? उसके बातों को सुनकर हुआंग तियान अपने मरियल सी हालत में कहता है लोमो सबका स्टैंडर्ड तुम्हारी तरह हास्यास्पद रूप से ऊंचा नहीं है। उस सारी बातें के बाद क्या तुम मेरे से ये उपेक्षा करते हो कि मैं ओवरलॉर्ड मुतासी और उसके चमचे को बिना किसी स्क्रैच के हरा दूं? क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह अजीब है? उसके शिकायत को सुनकर बर्दरमो से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि तुम मुतासी के बेसिक अटैक्स को भी क्यों नहीं डॉज कर पाए? एक वॉरियर होने के नाते तुम्हारा इंस्टिंक्ट्स तुम्हारे आसपास से मिलने वाले छोटे मोटे डैमेज को इग्नोर करता है और ये सोचता है कि उसे एक परफेक्ट मौका मिल गया है अटैक करने के लिए, और तुम अंधाधुन उस पे जल्दी से अटैक करने को दौड़ते हो, जो कि तुम्हारे अटैक रिदम के साथ गलत है। अटैक करने का सही समय ये स्पीड को लेके नहीं है, ये एक्यूरेसी को लेके है। तुम पहले अटैक करके बाद में तुम उस पे स्ट्राइक मार सकते हो, जिससे तुम्हें ऊपरी हाथ मिल सकता है। अगर तुम एक बार ये सब समझ जाओगे तो मैंने तुम्हें जो सब सिखाया तुम उस सब का इस्तेमाल कर पाओगे। उसके बातों को सुनकर हुआंग तियान उठकर बैठते हुए कहता है टाइमिंग, अटैक रिदम और बाद में स्ट्राइक करना। उसके बातों को सुनकर बर्दरमो हंसते हुए कहता है नोट बैड, तुम्हारे पास कुछ अंतर ज्ञान है, वही हुआंग तियान जिसे मैं जानता हूँ। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम तियानकुई कॉन्टिनेंट का नंबर 1 सोल स्वॉर्ड गॉड बनना चाहते हो? जो सुनकर वो अवाक हो जाता है, जिस पे बर्दरमो से कहता है मुझे फॉलो करो, तुम पक्का ही तियानकुई कॉन्टिनेंट का सबसे महान सोल स्वॉर्ड गॉड बन जाओगे। जिस पे वो खड़े होकर बर्दरमो अभी भी 0.2 सेकंड बाकी है। इतना सोचकर वो अपने बॉडी को घुमाते हुए तेजी से उन सब की तरफ जाता है और सबको स्लैश मारकर आगे निकल जाता है और फिर अपने मन में सोचता है ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी रस्सी पे चल रहा हूँ। इस प्रकार का युद्ध का तरीका जहाँ पहले से ही सब कुछ डिटरमाइन करना पड़ता है, क्या ये सचमुच इतना आनंददायक हो सकता है? ये सोचकर वो मुस्कुराते हुए सभी मॉन्स्टर को किल करते जा रहा होता है। उसे देखकर बर्दरमो अपने मन में सोचता है तियानकुई कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल स्वॉर्ड गॉड अब फाइनली अवेक हो रहा है। उसके कुछ समय बाद हुआंग तियान सभी मॉन्स्टर को किल करके बर्दरमो के पास आते हुए कहता है लोमो तुम तो सही में इनक्रेडिबल हो। तुम्हारे इस पढ़ाने की टेक्निक के साथ तुम हमारे ब्लू स्काई एकेडमी में एक ए ग्रेड के डायरेक्टर हो सकते हो। उसके बातों को सुनते हुए बर्दरमो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है आज मैंने तुम्हें जो सब सिखाया उसका अगर तुमने आधा भी सीख लिया तो मेरा मेहनत बेकार नहीं जाएगा। और फिर वो एक जगह रुकते हुए कहता है और यहाँ रहा आज का अंतिम लेसन, जहाँ पे होता है एक मॉन्स्टर, उसका नाम होता है कार्लक स्टीब्रिक। बर्दरमो इसके बारे में बताते हुए कहता है ये कार्लक स्टीब्रिक बोअरमैन ट्राइब का एक महान समन है। इसके पास 4 स्किल्स हैं। एक स्किल जो कि 2 सेकंड के लिए है वो है प्यूरिफिकेशन, दूसरा है इंस्टेंट हील, तीसरा माना। ये कहकर वो अपने स्टाफ में फायरबॉल को समन करते हुए कहता है ये फाइट ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो उस फायरबॉल को उस मॉन्स्टर पे फेंक देता है और फिर अपने वेपन को स्पीयर में चेंज करते हुए उसके तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है आज तुम्हारा ये खून और मांस मेरे इस हथियार को शार्प करने में काम आएगा। ये कहकर वो अपने स्पीयर पे अपने ग्रिप को बनाते हुए अपने मन में सोचता है कार्लक स्टीब्रिक के पास एक बहुत ही अद्वितीय हीलिंग का एबिलिटी है, मैं बस दूर से अटैक कर इस पे विजय प्राप्त करने के बारे में नहीं सोच सकता। इतना सोचते हुए वो तेजी में जाकर उस पे कुछ ही समय में 4 बार उस स्पीयर से अटैक करता है, जिसके कारण उसके शरीर पे 4 ठो डीजल मार्क्स अपीयर हो जाते हैं।
और बर्दरमो भी 4 ठो डीजल मार्क जनरेट कर पाता है। वो अपने मन में सोचता है इस समय पे स्पीयर का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा चॉइस है। ये बस पेनल्टी को ही नहीं कम करता है बल्कि ये दुश्मन पे शैडो डीजल मार्क्स को भी छोड़ता है। उसके इस हरकत से कार्लक स्टेवरिक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है, घृणित मनुष्य, महान निजाकामु की ओर से मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। ये कहकर वो अपने हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके खुद को हील करने लगता है। जो देखकर बर्दरमो चीरते हुए हुआंग तियांग से कहता है, हुआंग तियांग ये अब तुम्हारी बारी है। जो सुनकर हुआंग तियांग जल्दी से उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़कर अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, जिससे कार्लक स्टेवरिक का हीलिंग इंटरप्ट हो जाता है। जो देखकर हुआंग तियांग हंसते हुए कहता है, चलो मैंने ये कर दिया। लेकिन उसी पल कार्लक स्टेवरिक अपने हीलिंग आर्ट को कास्ट करता है, जिससे वो अपना 1500 हेल्थ पॉइंट फिर से प्राप्त करता है। ये देखकर हुआंग तियांग बहुत ही ज्यादा चौंकते हुए कहता है, आखिरकार ये क्या है? क्या ये इसे लगातार कास्ट करते रह सकता है? ये तो बिल्कुल ही अनुचित है। जिस पे बर्दरमो उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए इससे कहता है, अपना फोकस रखो इस पे, अगला मौका ना चूकना। इतना कहकर वो उस मॉन्स्टर पे लगातार अपने भाले से 4 बार अटैक करके तुरंत ही पीछे हट जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर जल्दी से अपने हीलिंग आर्ट को कास्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार हुआंग तियांग जल्दी से छलांग मारता है और अपने स्किल घोस्ट स्लैश का इस्तेमाल करके उस पे एक जोर का स्लैश मारता है, जिससे इसका हीलिंग इंटरप्ट हो जाता है। लेकिन जब वो पीछे हटता है तो वो फिर से अपने हीलिंग आर्ट को कास्ट करना शुरू कर देता है। ये देखकर हुआंग तियांग चौंकते हुए अपने मन में सोचता है, ये फिर से वही कास्टिंग शुरू कर रहा है, लेकिन मेरे घोस्ट स्लैश स्किल का भी कूल डाउन टाइम चल रहा है। ये सोचकर वो अपने स्वॉर्ड को तैयार करते हुए अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे उस मूव का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो अपने फ्लोइंग हार्ट स्लैश का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर पे एक क्रॉस जैसे स्लैश मारता है, जिससे इस कार्लक स्टेवरिक का हीलिंग सक्सेसफुली इंटरप्ट हो जाता है। ये देखकर बर्दरमो खुश होते हुए कहता है, वेल डन, तुमने आखिरकार ये कर ही दिया। अब अगला जो मुझे करना है वो इसके हेल्थ बार को गायब करना है। ये कहकर वो अपने डीजल मार्क को एक्टिवेट करता है, जिससे अभी तक बर्दरमो ने इस पे जितना भी स्ट्राइक मारा था उस सभी का क्रिटिकल हिट इस पे एक साथ लगना शुरू हो जाता है। इतना क्रिटिकल हिट एक साथ लगने के कारण इस मॉन्स्टर का बॉडी ब्लास्ट होने जैसा हो जाता है। वो मॉन्स्टर वहीं पे गिरकर ढेर हो जाता है, उसका बॉडी फटने को जा रहा होता है। वो कहता है, नहीं, मैं मर नहीं सकता, मुझे महान निजाकामु का फिर से पृथ्वी पे आने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन वो ये सब बोल ही रहा होता है, उसी बीच बर्दरमो इस पे एक और अटैक को कर देता है, जिससे इसका क्रिटिकल हिट रेट 1071 को पार कर जाता है। और इतनी ज्यादा क्रिटिकल हिट रेट होने के कारण इसके शरीर का मांस भी गल जाता है। उसे इस तरीके से मरते हुए देखकर हुआंग तियांग हंसते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, तुमने इसे एक ही हिट में 1000 से ज्यादा डैमेज दिया। लोमो, तुम तो बड़े ही ज्यादा अमेजिंग हो। और वो खुश होते हुए कहता है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिर्फ तुम्हारे कारण इस वेग्रेंट प्रोफेशन का अनगिनत फॉलोअर्स होगा। उसके बातों को सुनकर बर्दरमो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है, हमेशा की तरह ये हुआंग तियांग मेरे किसी भी कारनामे को देखकर तारीफ करने में कभी कमी नहीं करता। और वो सोचता है, अगर मैं भविष्य में अपने सभी कॉमरेड्स को साथ में लाने में कामयाब हो गया तो मैं कल्पना कर सकता हूँ हमारा फिर से एक बार तियानकुई कॉन्टिनेंट को डोमिनेट करने के बारे में। ग्लोरी